बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ वीकेंड का शो है और वैसे ही आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होती है कि कल छुट्टी है, तो बच्चों के लिए तो मौजें वैसे ही बड़ी हैं जी, छुट्टियाँ मना रहे हैं, बट गर्मी है। गर्मी कल वाला अगर हम मौसम देखें तो कल ये था कि जी धूप नहीं थी, बट दिन जो है हब्स वाला सिलसिला रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, तो ऐसी गर्मी में आप इंजॉय क्या कर सकते हैं जी? छुट्टियां हैं, घर में रहें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, अपनी पढ़ाई अच्छी से करें। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे छुट्टियों में इस तरह से मगन हो जाते हैं कि फिर पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो घर में छुट्टियों का मकसद ये होता है कि अच्छे तरीके से बैठ के अपनी पढ़ाई को जो है वो आप ज़्यादा टाइम दें। पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों का शेड्यूल इस तरह से रखें। हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड बन चुका है, आप रात लेट सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो ये चीज़ें ना आपका लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब कर देती है, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब कर देती है। हेल्थ से याद आया, आज वर्ल्ड योगा डे है, तो आपकी हेल्थ का हमने आगे चल के ख्याल किस तरह से रखना है प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अच्छा जी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फीफा के सदर से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात हुई है। अभी मुलाकात क्यों हुई, मुलाकात में क्या क्या कुछ हुआ, ये मुलाकात के मनाजिर हैं। क्रिकेट की तरह फुटबॉल की मकबूलियत पर भी बातचीत हुई है। फुटबॉल बहुत ज़बरदस्त, बहुत जो है वो एक ऐसी गेम है कि भाई आपको एक्टिव भी रखती है और फिर मेरे ख्याल से मकबूल तरीन भी है, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा क्रिकेट का ट्रेंड ज़्यादा होता है। अच्छा जी, अब इस मुलाकात में किस तरह से बातचीत की गई और इस मुलाकात की डिटेल्स भी हमने जानी है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स आज हमारे साथ कैसर खोखर साहब, आमिर रज़ा खान मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब से कुछ, क्योंकि स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, तो इस मुलाकात के बारे में भी जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा, खुश आइंद कैसे साबित होगी हमारे? देखिए, खुश आइंद इसलिए साबित होगी कि आपने सही जब इंट्रो दे रही थी तो सही कहा कि यहाँ पे निगलेक्ट है और ये पॉपुलर गेम है, दुनिया की सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली खेल है और इसलिए भी है कि गरीबों का खेल है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात आपको लगेगी क्योंकि फुटबॉल के एक प्लेयर का जितनी आमदन है उतना हमारे यहाँ सबसे मकबूल खेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट है जी। अच्छा, एक प्लेयर की आमदन जो है अगर उसका मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उतनी आमदन होगी। तो आप ये अंदाज़ा करें कि मैं इसके बावजूद आपसे कह रहा हूँ कि ये गरीबों का खेल है क्योंकि एक फुटबॉल से आपके 22 प्लेयर खेल लेते हैं और उसके लिए कोई स्पेशल ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कोई आस्ट्रो ट्रफ नहीं चाहिए उसके लिए, कोई सिंथेटिक ट्रफ नहीं चाहिए, कोई टार्टन ट्रैक नहीं चाहिए, आप ये कह सकते कोई पिच और वो नहीं बनानी पड़ती। सस्ता तरीन खेल है। तो सस्ता तरीन खेल है। आपके पास 2-4 ईंटें हों, उसके गोल बनाएं और आपके 22 खिलाड़ी और एक बॉल हो, तो आप फुटबॉल मैच खेल सकते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में ये पॉपुलर तरीन गेम है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राउड रश पैसा इसी में है और उसके प्रेसिडेंट को मिलना जो है ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को मिले हैं। क़ौम मुत्तहिदा से ज़्यादा मेंबर हैं फीफा के, क़ौम मुत्तहिदा छोटा अदारा है फीफा के आगे। अच्छा, अगर आप रुकन ममालिक की तादाद देखें, आपने सही तशबीह दी है कि किसी मुल्क के सदर से मिलना है तो सैब लेटर से मिलना और फिर उसको ये दावत देना कि आप यहाँ पर आएँ। देखें, पाकिस्तान फुटबॉल बहुत लंबे अरसे से डिक्लाइन का शिकार है, नो डाउट। ये कभी बड़े अरूज पे भी रही है, यानी हम आमिर भाई हमने फोकस ही नहीं ना किया। हम 1971 से पहले हम सऊदी अरब को मारते थे, हम ईरान को मारते थे, हम बांग्लादेश तो हमारे साथ था उस वक्त, इसीलिए तो हम आगे थे। हम इर्द गिर्द के तमाम रशियन जो स्टेट्स थी उनके ममालिक की टीमों को हम मार रहे थे, यानी हम दुनिया के 39वें 46वें नंबर की टीम बन गए थे। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश अलग हुआ, वहाँ के क्लब्स अलग हुए और हमारे यहाँ पे जो था फुटबॉल में सियासत शुरू हो गई। फिर वो एक इरा आया जो हाफिज सलमान बट और मियां अजहर का इरा था, वो उसको नॉन पर्सोना ग्रेटा करार देता था। वो सियासत चलती चलती फैसल साले हाथ से होती थी। आज तक आप ढाकिज़म पे फुटबॉल चला रहे हैं, ना फुटबॉल क्लब बचाने देते हैं। आप देखें, आपने इतनी बड़ी मॉडल सोसाइटी है, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा चलने वाला क्लब था उसको बंद करा लिया, उसको मतलब उसकी वो ओनरशिप ले ली उन्होंने। और यहाँ पर फुटबॉल को क्रिकेट खा गई। क्रिकेट जो थी वो गेम पॉपुलर हो गई, पब्लिक में आ गई। अब क्रिकेट बड़ी गेम है तो उसकी जिम्मेदारी ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो छोटी गेम्स हैं, जो उससे छोटी हैं, दुनिया भर में नहीं पाकिस्तान में, कौमी खेल हॉकी है, फुटबॉल है,
इस तरह की जो गेम्स हैं, स्कॉश है, जिनमें दुनिया में हम नाम बना बिल्कुल। चुके हुए हैं, उनको जरा सा सपोर्ट करें। मेरा ये पाकिस्तान क्रिकेट आमिर बोर्ड भाई की इसके जिम्मेदारी बाद ना ये जो मैं तस्वीर देख रही हूँ बड़े खुशगवार मूड में मुस्कुराते हुए, मुझे ना कुछ अच्छी उम्मीद और अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ अब बेहतर इंशाल्लाह फुटबॉल। देखिए, मैं तो आपसे 3-4 होने गेमों का जा रहा नाम है। लिया जिनमें हम वर्ल्ड चैंपियन, स्नूकर है, स्कॉश है, हॉकी है, हॉकी फुटबॉल में है। कल हम जीते हैं बाय द वे। हॉकी हम कल जीत गए। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सबसे बड़ा भाई है, तो उसका काम है बाकी गेम्स को सपोर्ट। हाँ, मैंने आपको कहा वो मुलाकात और तो वो ये मेरा हाल है, उसी खुशगवार सपोर्ट मूड का और चेहरे नतीजा पे है कि मुस्कुराहट जो है ना दोनों की जानिब से, तो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। कैसर खोकर साहब की तरफ आ रही हूँ। बिजली के 8 करोड़ सारिफीन को इन्वर्टर फैन मिलेंगे। घरों की सोलराइजेशन के बाद इन्वर्टर फैन जो है वो दिए जाएंगे, अच्छी चीज है। कैसर खोकर साहब जरा रोशनी डाल दें कि आप पंखे जो है वो किस्तों पर मिलेंगे, लेकिन मैं इस हवाले से इस स्कीम के खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बिजली सस्ती की जाए, और बिजली सस्ती जो है ना वो इसका हल है। बड़े पैमाने पर फायदा हो जाएगा। इन्वर्टर को जो पंखे देने का किस्तों में कितने लोग ले सकेंगे, किस्तों पर पंखे कितने लोग अफोर्ड करेंगे किस्तों पर लेना, और बाद में फिर किस्तों के पैसे वापस लेना एक मसला बन जाएगा लोगों से, और वो लोग बिल में निकलवा लेंगे खोकर साहब, वो आप परेशान वो लेकिन चलो वो बिल में भी निकलवा लेंगे, जेबों से लेकिन पैसे आजकल जो निकलवाने दौर को इनको आता है, है। आजकल जो दौर है वो पंखों का दौर नहीं, आजकल जो दौर है एसी का दौर है। मैडम, आप इतनी ज्यादा हबस और इतनी ज्यादा गर्मियां है कि रात को एसी के बगैर कोई बंदा सोने का तसव्वुर नहीं कर सकता। सही कह आप खुद अंदाजा करें, आप खुद भी एक घरेलू खतून है, आप अंदाजा बता सकती हैं कि बिल्कुल एसी ऐसे का ही। दौर है, और एसी के लिए बिजली जो है ना वो सस्ती जरूरी है। जितनी बिजली सस्ती होगी उतनी चोरी में कमी होगी, और चोरी में जब कमी होगी तो टैरिफ कम होगा, टैरिफ कम होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगी, और जितनी रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगी उतना वापडा को फायदा होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो अपनी तरफ से बड़े स्टाइलिश कपड़े पहने थे, आपने घरेलू खातून ही कह दिया। आमिर भाई मैंने तो घरेलू खातून भी स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। लाइटर नोट पे कहा। हाँ, नहीं लाइटर नोट में कहा, आप हैं, बिल्कुल हैं, और इस पर आपको फख्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको, आपके घर को आबाद शाद आमीन। रखे। ये पहले भी ना इन्होंने पैसा खाया था। आप खोकर साहब ने डिसएग्री किया। नहीं, खोकर साहब ने डिसएग्री भी किया। खोकर साहब ने कुछ इसमें और चीज़ों का भी किया कि बिजली सस्ती करें। मैं कहता हूँ ना करें, या इसी पे रहते हैं, इसी पे रहते हैं इन्वर्टर खुदा का पंखे। खौफ खाएं। मैं खबर में हिस्सा ही नहीं है वो चीज़, तो मैं उसको क्यों डिस्कस करूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप उसमें खुदा का खौफ खाएं या क्या नहीं, आप खाएं, बिजली आपको पता सस्ती नहीं क्या ना कहते करें, ये ना हैं। कहें। मेरा काम ये है कि जो खबर है मैं उस पर तबसरा करूं। जिसमें पहली बात तो लोगों ये का है, फायदा हो आप वहां से इनकार नहीं शुरू मैं कर फायदा देते नहीं करता। मैं तो ये नुकसान है, ये जो किस्तों में पंखे दे रहे हैं, ये इन्होंने पहले LCD लाइट्स जो थी, LED लाइट्स जो थी वो देने का किया था। आपको याद है इन्वर्टर लाइट्स जो इन्होंने दिया था, करोड़ों अरबों रुपए का घपला हुआ उसमें। अच्छा। गंदी पता नहीं किस कंपनीज को इन्होंने दिया ऑर्डर। देखो, बड़ा आसान काम था, मैं हमेशा बताता हूँ बड़ा आसान काम है। आप कहें जी कि आज से 5 साल के अंदर अंदर कन्वेंशनल पंखे, गीज़र, इनकी कोई मार्केट नहीं होगी, और मोटरसाइकिल, इनकी कोई मार्केट नहीं होगी। आप इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक पे चले जाएं। 5 साल तक आप जो करना चाहते हैं, अपनी मशीनरी बेचना चाहते हैं बेच लें, आप जो करना चाहते। देखिए, हमारे हमसाया मुल्क और दुश्मन मुल्क इंडिया ने 1999 में 5 साल की पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा जी कि आज के बाद हम कोई जो मोटरसाइकिल गाड़ी रक्षा है उसको 2 स्ट्रोक पे नहीं देखेंगे, 4 स्ट्रोक में चला जाएगा। फिर उन्होंने बल्ब पे पाबंदी लगाई, जो फ्लोरेसेंट बल्ब है उसने कहा जी ये इस पे पाबंदी है, जो आप अपनी मशीनरी बाहर बेचना चाहते हैं बाहर बेच दें, कबाड़ में बेचना चाहते हैं बेच, लेकिन 5 साल के बाद हमने बिकने नहीं देना। इम्प्लीमेंट करा लिया उन्होंने 1999 से 26 साल पहले उनके वहाँ आप सिंपल टायर शॉप पर जाकर वो मीटर लगा था जिसके लिए आज मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं स्टिकर लगाने के लिए। ऐसे ही है। मैं रिक्शे में सवार था, दिल्ली में थे हम, तो हम सतारा मार्केट जा रहे थे, तो उसने कहा जी कि 1 मिनट ठहरिए मैं ज़रा चिट ले लूँ। हाँ, पहले भी ये वाकया सुनाया आपको। और वो टायर वाले ने ही वो एक राड जो था उसके सलेंसर में, और मैं आपको बताऊं, मैं जब से गाड़ी चला रही हूँ कोई 8-10 साल हो गए, ये वेरी फर्स्ट आज आप मॉडल टाउन चले जाएं, आज आप इधर कलमा चौक की तरफ चले जाएं, मीलों लंबी लाइनें हैं जिस पर वो स्टिकर लग रहा है, जिसको बड़ा ड्रामेबाज। मैं तो ये कहता हूँ ये क्या कौम है, ये लाइनों में लग के स्टिकर लगवा रही है, क्यों? एनवायरनमेंट जो ठीक करना था वो इस गवर्नमेंट का काम था। कल आपकी लाहौर हाईकोर्ट ऑर्डर जारी करेगा आप दरख्त नहीं काटेंगे, क्यों ऑर्डर जारी करना पड़ा? आप तो पहले कहते जी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम दरख्त को नहीं कटने देंगे। देखें, जब हुकूमतें कोई प्लान करती हैं तो उसमें देखती हैं कि इसमें एडवांटेजेस कितने हैं, डिसएडवांटेजेस कितने हैं।
आप एनवायरनमेंट से लेकर ये पंखे बेचने तक, ये पंखे आप बिलों में किस्तें वसूल कर लेंगे, सही कहा आपने कैसे सर की वो तो बात पर। मुश्किल नहीं है उनके लिए। लेकिन ये किस कंपनी के पंखे होंगे? आप कहें जी हमने कन्वेंशनल पंखा बैन कर दिया, अब जो नया पंखा खरीदेगा ये अच्छी ऑप्शन वो इन्वर्टर पंखा होगा, अच्छा वो खुद खरीदेगा ना, आपको किस्तें देनी पड़ेंगी, वो बेचारा तंग हो, कर्ज ले, जेवर बेचे, जो मर्जी करे, वो पंखा खरीद लेगा जिसको ज़रूरत है। और ये भी कोई एसी का ऐसा दौर नहीं है कि हर बंदा एसी में सो रहा है। भाई आज बिल नहीं दिए जा रहे, सही बात है। महंगाई इतनी है, आज भी लोग छतों पे सोते हैं, आज भी लोग बाहर वरांडों में, सहनों में नींद के मज़े लेते हैं, और लोग जो हैं वो आपकी लोड शेडिंग भी झेल रहे हैं। ऐसे ही है। मुझे बताएं, आप सिर्फ पाबंदी लगाएं, कहें जनाब ये पंखा नहीं बन सकता, ये मोटरसाइकिल नहीं बन सकती, ये रिक्शा नहीं बन सकता, खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। 5 साल में, 7 साल में, 6 साल में ऑटोमेटिकली आपका पूरा मुल्क बट कन्वर्ट उनका हो जाएगा। प्लान ये है, वो कहती हैं 8 करोड़ पंखे तब्दील करने की वजह से सालाना 5000 मेगावाट। ये जो पंखे तब्दील करेंगे वो कहाँ जाएंगे? चले मुझे ये बता दें। अब भाई आप लोगों का शायद दिमाग नहीं है, या आप सोचते नहीं है, या काम करते हुए आपका पता नहीं ब्यूरोक्रेसी का कौन सा चुंगल है, हर गवर्नमेंट उसके अंदर फंस जाती है। मुझे बताएं, 8 करोड़ पंखे नए दे दिए, जो 8 करोड़ पंखे उतारे जो आपने वो कहाँ वापस करने हैं जाएंगे? इनको, ये इस पंखों का क्या करेंगे जी? कबार में बेचेंगे? जो चलते हुए पंखे हैं। ऐसे ही है। आप कहें जनाब कोई नई बिल्डिंग उस तक अप्रूव नहीं होगी जब तक वो लिख के नहीं देगा कि इन्वर्टर फैन लगवाएगा। ठीक है, आपकी बातें समझ में आई हैं, समझ भी चुकी हैं, अच्छी बात आप कर रहे हैं। बट मुझे खोकर साहब की बात से भी इत्तेफाक है कि बिजली ओवरऑल सस्ती कर दें, जो वो तो बहुत अच्छी बात बड़े पैमाने पर लोगों मुफ्त को होनी फायदा चाहिए, पहुंचेगा। खुदा का खौफ है, आपको आज नहीं मैं चाहिए। कहता हूं मुफ्त होनी सर, चाहिए, खुदा का हम- खौफ। मैंने हमारी कहा और बिजली को खोकर छोड़े, साहब मेरी बिजली खबर का सस्ती हिस्सा कर नहीं है। दें, इनको जरूरत है। यार आपको खुदा सर, का आपको खौफ नहीं मैंने जरूरत। मैंने कहा कैसा था, मुफ्त नहीं होनी चाहिए, ज़राअत के लिए सस्ती होनी चाहिए, मुफ्त मुफ्त नहीं होनी चाहिए। ज़राअत के लिए मुफ्त होनी चाहिए, और हाँ जी। इंडस्ट्री के लिए सस्ती हाँ, होनी इस पे चाहिए। खुदा का अमीर खौफ खान कहें। साहब के और लिए मुफ्त जो नहीं होनी कमर्शियल चाहिए। सार्फिन है, इनको नहीं अगर चाहिए। बोझ उन पर डाला जाए तो डाला ज़राअत जाए, लेकिन घरेलू कह रहे हैं ना, सार्फिन मुफ्त होनी चाहिए बिजली। घरेलू सार्फिन जो है उनको सस्ती बिजली इतनी मिलनी बड़ी चाहिए, मेहरबानी नहीं हो और सकती। इंडस्ट्री को सस्ती मिलनी चाहिए, और जो ज़राअत है, ट्यूबल कंज्यूमर है, उनको तो मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए जी। खोकर और ये साहब की अरकान ख्वाहिशात में- असेंबली की मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए, बिल्कुल। गैसों के मुलाजमीन और की जो मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को बिजली मिलती है, बिजली के बिल मिलते हैं, वो भी बंद होने खोकर चाहिए। साहब अच्छी खासी बिजली मिलती है जी नहीं, बिल अदाई। जो एक सेक्टरी है उसको 30,000 रुपए महीने का बिल मिलता है, 30,000 रुपए महीने का, वो बिजली, गैस और अपना टेलीफोन का जो अना बिल है, परसों मैं एक उसके लिए सेक्रेटरी साहब की पैसे बात इनको सुना रहा हूँ। मैं गया एक जगह पे, तो सेक्रेटरी साहब की गाड़ी बाहर खड़ी थी, ड्राइवर एसी ऑन करके खुद बाहर खड़ा था, उसको अंदर बैठने का हुक्म नहीं है क्योंकि साहब की गाड़ी के अंदर उसके सांस शामिल हो अच्छा, ड्राइवर। अच्छा। मैं उसके पास गया, मैं कहा यार भाई ये एसी तो बंद कर, कहता साहब ने क्या है कि ऑन रखा हुआ था। अब मुझे ये साहब के बताएं, कमरे मैंने का कहा भी यार AC ऑन रहता है। ये पेट्रोल नहीं जल रहा, ये हमारा खून पसीने की ऐसे कमाई ही चल रही है। खोकर साहब इनके कहता कमरों का जैसे कि एसी भी करिए। ऑन ही रहता है, अंदर जी बैठे नहीं बिल्कुल। बैठे। जो सेक्रेटरी में होता है कि अफसर जो है वो दफ्तर में सुबह 11 बजे आते हैं, 10:30 पौने 11 बजे आते हैं, तो सुबह आकर पौने या 9 बजे जो है ना, चपरासी जो है वो एसी ऑन कर देता है। एसी और टेलीविजन दोनों ऑन होते हैं, अफसर कमरे में नहीं होते। फिर मीटिंग के लिए जो अब अफसर जाते हैं दूसरे के दफ्तरों में, तो बाद में उनके दफ्तरों के जो एसी है वो चल रहे होते हैं, और चपरासी बाज़ दफ़ा अंदर जो है ना चिलर, बाज़ दफ़ा एसी जो है ना चल रहे होते हैं, कमेटी रूम के जो चिलर हैं वो चल रहे होते हैं, और जो चपरासी हैं वो अंदर नींद के मजे ले रहे होते हैं, सोए होते हैं अंदर जाकर, और कोई रोकने वाला जरा नहीं है। बिजली की और तरफ इस आ जाए, लाखों- आपने कहा और वो बिजली बनाते हैं फ्री। ड्रामेबाजी, क्या बनाते हैं ये इन्वर्टर पंखों वाले। करोड़ों रुपए की बिजली जो है ना वो खोकर साहब आपने कहा इनको इजाफी- बिजली फ्री मिलती है, तो ग्रेड के हिसाब से बिजली इनको जी मिलती है? सरकारी महकमों में तो बिजली जो है, दफ्तरों में तो बिजली फ्री मिलती है ना दफ्तरों नहीं में। नहीं, मैं दफ्तर की बात नहीं कर रही, इनके घर के यूज घर के लिए 30,000 रुपया जो महीने का बिल मिलता है, 30,000 रुपया उसमें बिजली और गैस और टेलीफोन का बिल का खर्चा होता है। 30,000 रुपया महीने का हर सेक्टरी को मिलता है, दूसरे अफसर को नहीं मिलता, सिर्फ सेक्टरी को मिलता है। सिर्फ सेक्रेटरी को मिलता है, और पेट्रोल भी मिलता है, दीगर पेट्रोल उनका 200 लीटर पेट्रोल होता है, गाड़ी घर होती भी है, होता है, और फिर मुलाजिम वो भी जो होते हैं। सेक्टरी होता है, सेक्टरी तो वो नो लिमिट पेट्रोल होता है, मिनिस्टर का नो लिमिट पेट्रोल होता है। और ये No सिविल limit? सर्वेंट्स No हैं, limit। कहा क्या जाता है इनको सिविल सर्वेंट्स, सही लफ्ज इसका उर्दू तर्जमा अफसरशाही किसी ने रखा हुआ है। सही बात है। इनको कभी सिविल सर्वेंट्स नहीं कहना चाहिए, ये अफसरशाही है। ये शाह के वो अफसरान हैं जो हमारा खून पसीना निचोड़ते हैं, अपना हिस्सा रखते हैं और आगे शाह तक पहुंचाते हैं। ये इन्वर्टर पंखों Basically वाली, शाह के वफादार बनते हैं, और ये उसी के पैसे इन्वर्टर पंखों वाली किस्तों वाला मामला खुदारा आप लिख कर दें अपने लेस्को के अपने इदारों में कि ये ना लें, ये सूद होएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो सूद पे जाएगा, कल इन्होंने प्रोग्राम किया सूद के ऊपर। ये किस्तों पे चीज़ जो आप ले रहे हैं ना, इसके किसी आलम दीन से ज़रूर ले लीजिएगा राय। ये सूद में पैसे वापस लेंगे आपसे, और बिलों में आपसे बिला वजह करेंगे, तंग करेंगे, और आपके
पंखे जो लगे हुए हैं वो मुफ्त उतार के ले नहीं, जाएंगे। आलमी दीन से क्या राय लेनी है? आप कल वाला हमारा शो देख ले तो आपको बड़ी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। बात खोकर साहब ने जो कहा कि सेक्रेटरीज को ये सहूलियात मिल रही है, ये अगर वापस ले लेंगे ना तो आपको ऐसी प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड है कि आपने लेस्को अफसरान हैं तो नवाजिशात की बरसात करनी है, उनको बिजली फ्री है। आपके बाबू साहिबान हैं, उनकी बिजली फ्री है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी नवाजिशात जो है, जब आप इनको कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनकी जेबों पर बिल दे के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये 50-60 हज़ार रुपया बिल दे दे, क्या दफ्तरों में जो बिजली का ज़िया होता है, इसी चलता रहता है, अफसर मौजूद नहीं होता, वो रोकना चाहिए। वो बहुत जरूरी है कि अगर अफसर मौजूद नहीं है कमरे में, आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि ऐसी शहाना जिंदगी गुजारे इनको। और जो कई दफ्तरों में जो चिलर एसी लगे, चिलर समझते आप? जी बिल्कुल, मैं समझती। चिलर लगे हुए हैं और चिलर लगे हुए हैं और वो उनको भी रोकने वाला कोई नहीं है, वो अफसर भी मौजूद नहीं होता। फिर इनको क्या लगे बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है? कमेटी रूम में इजलास भी नहीं हो रहा था, लेकिन चिलर चल रहे होते हैं। वो इन्होंने चिलर वाले दफ्तर से निकलना है तो चिलर वाली गाड़ी में बैठ जाना है, वहां से निकलना है तो अपने घर चले जाना है जहां पर एसी फ्री है, वो देखे ना, बिजली फ्री है, नो लिमिट है पेट्रोल की, तो जिंदगी तो ये गुजार रहे हैं। और बजट का सारा चिल्लर भी जेब में डाल लें। सही बात कह रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद आते, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इस पे मेरे ख्याल से इनका तज्जिया लेने से पहले बहुत ज़्यादा मुझे बोलना है, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा निकालना है, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा इशू है। मैंने 2-3 दफ़ा राउत साहब से दरख्वास्त करके अपने इलाके में लाइट लगवा भी ली। मुझे इसलिए खौफ आता है कि क्योंकि मैं खुद 1-2 दफ़ा गन पॉइंट पे निशाना बन चुकी हूँ। और इशू क्या बना कि आपकी गली में जो आपकी वो मेन रोड पे मेरा घर है, क्योंकि जो आपकी सर्विस लेन है वहाँ पे मुसलसल अंधेरा है। सो आप 5-6-7 बजे के टाइम पे भी अगर अपने आप को सिक्योर फील नहीं करें ना, माहौल ही ऐसा बन गया है कि आपको हर जगह गेट खोले तो दूर दूर तक अंधेरे नज़र आ रहे हैं। मतलब स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं है। कम से कम अपने इलाके में मैं अगर देखूँ तो कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। अच्छा, फिर इसके अलावा जहाँ कहीं आना जाना भी होता है तो रात के टाइम तो बिल्कुल ही भी अब जो है ना स्ट्रीट लाइट कहीं पे नज़र नहीं आ रही हैं। सो इससे हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात आजकल जैसे जगह जगह पर फिर आमिर भाई कहेंगे कि जी इससे फ़ायदा ही है, चलिए फ़ायदा ही है, 1-2 दिनों में बारिश होगी तो ये फ़ायदा कितना फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ नहीं जाना। अच्छा, हादसात भी होते हैं इससे, क्योंकि जगह जगह पे खुदाई हुई है, बाइकर्स गिर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। दूसरा ये जी सबसे बड़ा आपकी क्राइम रेशो बढ़ती चली जा रही है। जो चीज़ें नागुज़ीर हैं वो लाज़िम व मलज़ूम है, इस पर काम होना चाहिए। खैर, बागों के शहर से भी मुझे खबर भी आपने अच्छे तरीके से नहीं दी हुई, बागों के शहर से भी मुझे इत्तेफाक नहीं है, बागों का शहर अब बिल्कुल नहीं है, बट अंधेरे यहाँ ज़रूर हैं। कैसर खोकर साहब? जी बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट के वाले से जो है ना, हुकूमत पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज शुरू किया है और लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत जो सीवरेज है, नालियाँ हैं और सड़कें हैं और स्ट्रीट लाइट हैं और इसके अलावा जो है वो सोलिंग है, वो लाहौर शहर में बन रहे हैं। और आप जाएंगे अगर लाहौर स्ट्रीट लाइट्स तो नहीं लगी, बाकी काम अगर बाकी 2-3 आपने निशानदेही किए हो रहे हैं आप अगर सड़कों पर निकलेंगे तो आपको ये सीवरेज का खास तौर पर सड़कें उखाड़ी हुई नजर आएंगी। जी, मैं वो कह रही हूँ हो रही हैं। तो स्ट्रीट लाइट के लिए भी हुकूमत ने अरबों रुपए का बजट रखा है और स्ट्रीट लाइट जो है ना उसके लिए तो सर किसका इंतजार कर रही है? बल्दिया लाहौर का ये मनसूबा है, मौसम तब्दील होने का बल्दिया इंतजार लाहौर कर का रही ये है। स्ट्रीट लाइट का मनसूबा है और बल्दिया लाहौर जो है ना स्ट्रीट लाइट के लिए पैसे खर्च कर रही है और इसके लिए जो कर रही है, कहाँ कर रही है? मैं अपने इलाके का, आमिर भाई आपके इलाके लगी हुई है स्ट्रीट लाइट? हाँ, मेरे इलाके में, क्योंकि मैं तो एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ लगी हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मैं इसको बागों का शहर नहीं मानती हूँ, ये बागों का शहर है। बाग कहते हैं जी दरिंदे को, बागों का शहर है। वो बागी से कह रहे हैं? ये सारे बाग हैं जो आपको दरिंदों की तरह नोच खसोट रहे हैं। ये सारी वो ब्यूरोक्रेसी है जो आपका बल्दियाती सिस्टम मजबूत नहीं होने देती। और अगर बल्दियाती सिस्टम मौजूद हो तो का जिक्र किया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, हम अपने बल्दियाती नुमाइंदे को पकड़ के कहें भाई यहाँ स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं? इतना बजट आया था, कॉर्पोरेशन में इतना बजट पेश हुआ, दफ्तर आपके इलाके में ही होता हमें तो भाई मैंने आपको बताया डीसी से मिलना मुहाल है। डीसी अब सिर्फ हमें वो कहते हैं आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, वो व्हाट्सएप के पॉइंट्स में उस पर मिलता है टूर करते हुए। आम आदमी तक दफ्तर तक रसाई डीसी के छोरे वहाँ पर एक छोटे से एहलकार है, करामत पता नहीं क्या नाम है, मुझे एक फ़ोन आया कि इनसे सिफारिश कर दें मुझसे मिल लें। ये मुझे 2 दिन हो गए अंदर जाने भी नहीं दे रहे लोग। तो मैंने एक दरख्वास्त देनी है उनको, या दरख्वास्त रिसीव करवा दें या इनसे मिल।
ये हाल है इस बल्दियाती सिस्टम का, जिसमें वो कैसर साहब कह रहे हैं कारपोरेशन काम कर रही है। ये MCL ने लगानी है स्ट्रीट लाइट, MCL ने लगानी है, बल्दिया का काम है। और बल्दिया लाहौर को जो है ना वो बल्दिया का वजीर कौन है? जारी कर दिए हैं, महकमा लोकल गवर्नमेंट ने भी पैसे जारी कर दिए हैं बल्दिया लाहौर को स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। तो कहाँ पैसे रख के बैठे और हैं? वो बल्दिया लाहौर आगे प्रोसेस जो है ना शुरू हो गया। प्रोसेस आप पढ़े ना जरा, दुबई की कंपनी, ये सारा माल दुबई जाता है, दुबई की कंपनी हायर की जा रही है लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स लगाने। क्या लाहौर में, क्या पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट लाइट बनाने वाले कोई नहीं है? हाँ बिल्कुल। यहाँ अगर बहुत सारे बल्ब और बहुत सारे जो हैं ट्यूब लाइट्स और बहुत सारे लोहे के वो जंगले, गुजरांवाला, गुजरात, ये सारी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बनते हैं, हमें भी पता बनता है, मेड इन पाकिस्तान बनती है। दुबई जाने की क्यों जरूरत थी? आप ये खबर को तो पढ़े जरा, बहुत दिलचस्प खबर है। 76 करोड़ रुपए का फंड है और इसके लिए दुबई से ठेकेदार बुलाया जाएगा। असल में ठेकेदार नहीं बुलाया जाएगा, यहाँ का माल उस ठेकेदार के जरिए दुबई पहुंचाया जाएगा। ये मामला है। इसका तो आवे का आवा बिगड़ा पड़ा है। जब तक बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती स्ट्रक्चर में अवामी नुमाइंदों को आप नुमाइंदगी नहीं देंगे, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहेंगे, तो यही हाल होगा। मैं आपको बता दूं, कैसर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि गुलबर्ग में भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। कहाँ? मैं अपने इलाके का रोना रो रही हूँ, गुलबर्ग में भी नहीं, किसी जगह भी नहीं है। निस्तर टाउन, समनाबाद टाउन, सारे लिखे हुए हैं उन्होंने। कहाँ पे है? कुछ इलाकों का भी यही मसला है। आपने मुझे कहा कि जी आपके इलाके में है, तो मेरे इलाके में क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हम तो अपने सदर सेक्रेटरी से कहते हैं भाई लाइट नहीं है। आम आदमी कहाँ जाए? मुझे बताएं, वो किसके पास जाए? डीसी के पास जा सकता है वो? और डीसी जो है ना वो उसके बारे में कहते हैं कि वो बड़ा प्राउड किस्म का आदमी है, वो आम लोगों को मिलता नहीं है। अच्छा? डीसी के बारे में ये आपकी भी कभी मुलाकात नहीं होती रहती? मेरी तो मुलाकात मीडिया के वाले से होती रहती है, लेकिन वैसे आम बंदे की मैं बात करता हूँ, आम बंदे की एक्सेस में डीसी नहीं है। और डीसी को चाहिए अपने दरवाजे जो है ना ओपन डोर पर डीसी रखे और आवाम के लिए रोजाना कम से कम जो है ना 11 से 1 बजे, जो वज़ीर आला पंजाब ने टाइम मुकर्रर किया हुआ है कि 11 बजे से 1 बजे आवाम के लिए दरवाजे खोलकर ब्यूरोक्रेसी रखे, वो 11 से 1 बजे मीटिंग ना रखे, क्योंकि वज़ीर आला ने कहा हुआ है 11 से 1 बजे तक मीटिंग कोई नहीं रखे, और वो अपने वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक मीटिंग ना रखे और उस दौरान वो आवाम को मिले और फीडबैक ले, ताकि उनको पता चले कि उनके पटवारी, उनके तहसीलदार, उनकी एसी फील्ड में क्या कर रहे हैं। और जो बल्दिया लाहौर का एडमिनिस्ट्रेटर जो इख्तियार है, वो भी वो चार्ज है, वो भी डीसी लाहौर के क्योंकि पास है। एक सवाल डीसी लाहौर को पता चले कि एक सवाल करने आपसे, आप जब कह रहे हैं कि इनके पास पैसे भी हैं, लाइट्स ना लगाने का फिर मतलब क्या है? आप और फिर बड़ी बात क्या है कि जी आप लगाते भी हैं तो अपने पसंदीदा जगहों पर सिफारिशात जहां पर आ जाती हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें, वहां पे आम बंदा इससे फिर नहीं मुस्तफिद हो सकता। बिल्कुल। इस वाले से यहाँ इसमें एक जो फैक्टर है वो किकबैक्स का भी आ जाता है कि कमीशन जहाँ से ज़्यादा मिलता है वहाँ वो काम करते हैं, और जो कंपनी उनको ज़्यादा कमीशन दे देती है उसको वो ठेका भी दे देते हैं। ये भी एक फैक्टर होता है। बल्दिया लाहौर में आपको पता है कि हमारी बल्दिया लाहौर में करप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा है। इस वाले से ठेकेदारी निज़ाम जो फिर पूल करके ठेकेदार जो है ना पूल करके ठेका ले लेते हैं। पूल समझते हैं आप? बिल्कुल। वो पूल करके ठेकेदार जो है ना ठेका ले लेते हैं और दूसरे बंदे को आगे नहीं आने देते, और जेन्युइन ठेकेदार जो है ना वो आगे नहीं आ सकता, जिसकी वजह से ये भी मसला होता है। मुझे अपने इलाके में लाइट लगवानी है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करनी है। बिल्कुल। डीसी लाहौर जो बल्दिया लाहौर का एडमिनिस्ट्रेटर है, और डीसी लाहौर को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, सिफारिश करानी पड़ेगी, और सिफारिश के बगैर काम नहीं होता। हाँ। मतलब ये तो हमारा राइट है ना। और लेकिन राइट के लिए ईरान इजराइल वॉर हो रही है, इसकी वीडियोस आ रही हैं। अच्छा। मिसाइल गिर रहे हैं दोनों तरफ ना, दोनों तरफ गिर रहे हैं। आप दोनों तरफ की जरा स्ट्रीट लाइट्स देखो, उनको कोई आपको झटका भी महसूस नहीं होगा ना ईरान में। अच्छा। वहां पे सिस्टम चेक करें। मैं हैरान था कि यार शहर बमबारी हो रही दोनों तरफ, आपने बड़ी चीजें नोटिस, लेकिन वहां पे रोड जो हैं वो जगमग जगमग कर रहे हैं। यहाँ पे ना बमबारी है। यहाँ पे आप जरा अपना ड्रोन ऊपर उड़ाएं और शहर दिखाएं तो आपको सारी रोड अंधेरों में डूबी नजर आए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपका तो ये हाल है कि आपके तो मोटरवेज अंधेरों में डूबे हुए हैं, तो लोग लुटे ना तो क्या करें। खैर, अब यहाँ पर तो मैंने तो खोखर साहब से रास्ता पूछ लिया है कि अगर लाइट लगवानी है तो डीसी साहब से दफ्तर जाना होगा और सिफारिश के साथ जाना होगा, अदरवाइज नहीं लगता। कैसर साहब की सिफारिश करा लो, ताड़ी मननी जाएगी। मेरी बात मानते नहीं है वो। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है चीनी के सिटाबाजों, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का मामला है। शहर की होलसेल मंडी में हुकूमती ऐलान का कोई असर नहीं हुआ। आमिर रजा खान साहब, कहाँ असर होना था? ये एक पूरा चीनी का तो काटल है, माफिया ऐसा है। ये बार बार एक वेव आती है। हाँ, ये वेव, ये लाते हैं वेव। अच्छा। ये सट्टेबाजी है। मैंने एक दफा पहले बड़ा जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप पे होती है, व्हाट्सएप पे ये सट्टेबाजी होती है। निगरान दौर में पकड़ी भी गई थी ये सट्टेबाजी,
और वो व्हाट्सएप ग्रुप पकड़े गए थे। लेकिन हुआ क्या, आप कानून को जिस तरह चाहते हैं, मोम की नाक है पाकिस्तान के अंदर, उसको आप टर्न कर लेते हैं और आप ऐसे ऐसे तरीके हैं आपके पास बच निकलने के कि बड़े से बड़ा मुजरम भी जो है वो बच निकलता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लाकानूनियत ज़्यादा है। वो जो मैंने कहा ना कि ये इस मुल्क ये बागों का शहर नहीं, बागों का शहर है। तो ये बाग हैं, दरिंदे हैं, खुलेआम घूमते हैं। ये खुलेआम लोगों की जेबों पर ढका है। आप तो स्ट्रीट लाइट से हम रोना रो रहे थे कि रोड्स के ऊपर लोग लूटे जा रहे हैं। ये जो गली का बच्चा बेचारा आधा किलो चीनी भी लेने जा रहा है ना, लुट रहा है। सही कह रहे है ना। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो हमारा कमिश्नर लाहौर है ना, वो तो दफ्तर से नहीं निकलता। वो तो सारा दिन दफ्तर में बैठा रहता है, दफ्तर में बैठकर एक मीटिंग करता है, कैमरामैन को मंगवाता, फुटेज बनाता, टीवी पर चलाता, अखबारों में चलाता और अपने दफ्तर बैठा रहता है। और डीसी लाहौर जो है वो कभी कभार फील्ड में निकलता है और सिर्फ तस्वीरें बनवाने के लिए तस्वीर बनवाता है और फोटो सेशन कराता है और सफाई वाली मुहिम पे ज्यादा मेरे ख्याल से उनका गौर है। और वापस चला जाता है। और जो डीसी लाहौर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखे अब 50 किलो चीनी का थैला जो 8,800 रुपये तक पहुंच गया है, तो वो डीसी लाहौर क्या कर रहा है, उसके प्राइस में एडजस्टेड क्या कर रहा है, एसी क्या कर रहा है। एसी को 1.5 करोड़ का डाला दिया हुआ है, एसी को इतनी ज्यादा ताकत दी हुई है और इसी के साथ इतना स्टाफ होता है, इतने अमला होता है। मैकेनिज्म कहाँ है आपका? पूरी मंडी में क्या चेक कर रहा है वो आपका? कुछ भी नहीं हो रहा। फिर इसके हवाले से जो प्राइस कंट्रोल के जो सेक्रेटरी हैं वो सब्जी मंडी और ग्रीन मंडी जो है उसका विजिट करते होते हैं। वहाँ डीसी नहीं जाता, वहाँ कमिश्नर नहीं जाता, वहाँ एसी नहीं जाता, जिसकी वजह से वो शिकायत कर रहे होता है सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के डीसी जो है ना मंडियों में नीलामी के मौके पर नहीं आता। फिर जैसा अमरजा ने कहा कि होलसेल डीलर जो है वो बेकाबू लगाम हो चुके हैं। होलसेल डीलर जो है, ये होलसेल डीलर जो है उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। कानून मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। असल बात रिट है, गवर्नमेंट की रिट जो है वो कमजोर हो गई है। और वो जो हमारे जो लोग हैं वो साहब ये इनके आगे मजबूर हैं, इन तक हाथ नहीं डाल सकते कि वैसे इनको खुला इनके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, अंदर खाने मिले हुए हैं, कमीशन लेते हैं, पैसे लेते हैं और जाते हैं, दौरा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवा कर वापस आ जाते हैं, हम टीवी पर चला देते हैं। यार ये मुझे ज्यादा इसका मैकेनिज्म तो नहीं पता होगा, लेकिन कैसर साहब को बहुत डीपली पता होगा। एक होता है केन कमिश्नर, उसके पास हर शुगर मिल का रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल मुकम्मल होता है। इतनी चीनी बनी, इस डीलर को इतनी बेची गई, उस डीलर ने आगे कहाँ बेची, ये जानना कितना आसान काम है। आप मुझे बताएं, जो चीनी यहाँ बनती है आपका केन कमिश्नर के पास रिकॉर्ड होता है? बिल्कुल सारा होता है जी। गन्ना कितना गया और कितनी चीनी बन के निकला, कितनी बोरी चीनी निकली, वो कहाँ गई, ऐसे स्मगल हुई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, भाई कहाँ गई सारी चीजें? आपके पास सिस्टम मौजूद है, उन्होंने सही कहा, सजाएं मौजूद हैं आपके पास, लेकिन आप क्या करें कि लेकिन है ना ये जो भाई उस पर कोई दिल पे ना कमी है, वो एक विल की कमी है कि विल नहीं है हमारे पास। वो असल में कमी है कि हमारे पास काम करने की जो एक विल थी वो ख़त्म हो गई है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो दफ्तरों से नहीं निकलती। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि फोटो शूट करा लेते हैं और बाद में चले जाते हैं और प्राइस में एडजस्टेड ना मुझे यहाँ पर हुकूमत की रिट फेल नजर आ रही वाला मामला है, जीरो हुकूमत की रिट नजर आ रही है, क्योंकि खबर में ये लिखा है होलसेल मंडी में हुकूमती ऐलान का कोई असर नहीं, हुकूमत फेल है। अच्छा, नहीं सिर्फ मंडी में क्यों, मतलब ये सिर्फ मंडी का लफ्ज क्यों बोला? आप मुझे बताएं, गोश्त की दुकानों पे है, कहीं पे भी सब्जी की दुकानों पे है, आपके जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां पे आपके रेट है। आप मुझे बताएं, आप अपने पैकेट में बेचें जो मर्जी, जितने की मर्जी चीज बेच लें। एक चीनी है, आपने एक रेट निकाला है उसका, आप उसको सिर्फ एक पैकिंग में करें खूबसूरत सी और उसको चाहे आप 800 रुपये किलो बेच लें, बस आपने पैकिंग खूबसूरत बनानी है। तो ये कहाँ की रेट है, ये कहाँ का सिस्टम है, यह कहाँ का इंसाफ है? आप लोगों को किस तरह से लूट रहे हैं। फिर ये जराइम ना बढ़ें, डकैतियाँ ना बढ़ें, चोरियाँ ना बढ़ें, तो मुझे बताएं, जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ लाकानूनियत होगी। तो इस वक्त लाकानूनियत का राज है, क्योंकि आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, आपके एसीज, आपके डीसीज काम करने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में एक जैसी सूरत हाल है। आमिर रजा खान साहब, ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत, कैसर खोकर साहब पे आना है, 21 रुपए कमी हुई है ब्रायलर गोश्त में, ये खुशाइंद है? क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर भी हम देख रहे थे कीमतें ना कंट्रोल हो रही थी, ना कोई करना चाह रहा था। जी बिल्कुल, उल्टा धमकियां आ रही थी। जी बिल्कुल, ये तो इसी तरह है जैसे आपने
जो है ना वो पहले बिजली की कीमत कम कर दी और साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। इस तरह अगर 21 रुपये कम हो गया तो दूसरी तरफ जो होलसेल मार्केट है या जो ग्राम फरोश है उन्होंने कीमत बढ़ा दी। आप दही इलाकों में जाकर देखें मुर्गी की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और अभी मैं कल टीवी पर चैनल पर खबर चल रही थी कि जो सरकारी रेट पर कोई भी जो है मुर्गी नहीं बेच रहा, सारे अपनी मनपसंद रकम ले रहे हैं। तो 21 रुपये अगर कम हो गया तो इसमें कौन सा ऐसा तीर मार लिया है? आमिर रजा खान साहब ये सारा ये तो वही बात है कि जब चाहे आप रेट बढ़ा लें। आज क्या तारीख है जी? आज 21 हो गई, 21 तारीख है। आज साल का लंबा तरीन दिन भी है वैसे। 21 जून। हाँ, गरीब के लिए तो खैर सारा साल ही लंबा है, लेकिन ये आज का दिन भी बहुत लंबा है। आप लिख लीजिएगा ये बात कि आज से 6 दिन के बाद ये चिकन दोबारा से महंगा होना शुरू होगा। अगर ये बात मुझे पता है कि मुहर्रम उल हराम के महीने में लोग न्याज करते हैं और ये चिकन ने महंगा होना है, आपके ख्याल से गवर्नमेंट को तो नहीं पता? गवर्नमेंट को पता होगा 1 साल पहले से, पिछले मुहर्रम से पता होगा कि अगले मुहर्रम में भी यही वो प्लानिंग कर लेते हैं ना साथ। अच्छा, ये प्लानिंग होती है सारी की सारी। ईद आ रही है अब, क्योंकि गुजर के गई है बकरा ईद, और बकरा ईद में लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज बड़े बड़े हैं गोश्तों से, छोटे गोश्त और बड़े गोश्त। चिकन तो होता नहीं है। मेरा सब्जी वाला अभी तक चिकन नहीं लाया, वो चिकन की दुकान भी उसने साथ ही बनाई है। तो वो कहता है जी मैं चिकन नहीं लेके आ रहा क्योंकि लोग ले नहीं रहे, तो सस्ता ही होना है। बिल्कुल। अब जैसे ही न्याज का दौर शुरू होगा यकम मुहर्रम से, तब से आप देखिएगा कि आप चिकन के रेट को, फिर हम पता क्या कर रहे होंगे यहाँ बैठ के, गवर्नमेंट के रेट कहाँ गए। और भाई गवर्नमेंट ही, मेरे बार बार कहावत मुंह पे आती है, मैं रोक लेता हूँ, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कहावत है वो चोरा ना रली हुई, जो भी है, जो भी जानवर है। अब जहां पे ये मामला होगा तो वहां पे क्या आप समझते हैं कि आपकी सारी की सारी मशीनरी करप्ट हो चुकी है? ऐसे ही है। आप एक करप्ट कंप्यूटर से कैसे अच्छे फिगर्स ले सकते हैं? आपका कंप्यूटर वायरस ज़दा हो चुका है, इसको बदलने की ज़रूरत है, सर्वेलेंस की ज़रूरत है। जब आप प्राइस कंट्रोल और एसीज को आप 1.5 2 करोड़ रुपए की गाड़ी देंगे, सब लोग बाहर हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, अब बड़ी हमारी मोहतरम है, बड़ी अच्छी खतून है अज़मा बुखारी साहब, वो कह रही थी देखा टमाटर के प्याज का मैं रेट कंट्रोल करके दिखा। यार खुदा का खौफ करो, चिकन इस शहर में 800 रुपये किलो बिका है ईद से पहले लोगों ने, क्योंकि मटन और बीफ खाना छोड़ दिया था। उस वक्त चिकन जो था, वो साफ़ी गोश्त जो था, वो 600-700 रुपये में बिका। आप उसके सामने यहाँ पे हम खबरें डिस्कस कर रहे थे, कहाँ था कंट्रोल आपका? अब जब मार्केट में फसलें आ गई इस तरह से, आप तो ये भी कह सकती है कि देखिए जी हमारे फरावानी इतनी है कि भिंडी भैंसों को खिलाई गई, जो आज आपको 150-200 रुपये किलो मिल रही है, ये आज से चंद दिन पहले तक भैंसों को खिलाई जा रही थी। 1 रुपये किलो कोई खरीदने को तैयार नहीं था। ये सीजन टू सीजन है, इसमें आपका कमाल नहीं है। लीमू अगर आज 300 रुपये किलो हो गया है, तो यही लीमू 8 दिन पहले क्योंकि फसल नहीं आ रही थी तो ये 1000 रुपये किलो था। 1000 रुपये में बिल्कुल। आपका इसमें कमाल, आपका कमाल किसमें है कि आपको पता है कि इतनी चिकन के पोल्ट्री फार्म्स हैं, इतने कंट्रोल शेड हैं, इतनी हैचरीज हैं, वहां से आप चिकन को कंट्रोल करना शुरू करें और चलते चलते आप एक आम बायर तक सस्ता प्रोटीन पहुंचा दें। ये आपकी जिम्मेदारी है, इस पर आप काम नहीं करेंगे। लेकिन आप गंदम का रेट कम हो गया, गिर गया, क्योंकि स्मगलिंग बंद करा दी गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने और हमारी पाक। लेकिन ना गवर्नमेंट ने गंदम की कीमत तो कम कर दी, लेकिन चीनी की कीमत तो कम न कराई। या तो मजा तो फिर था ना, गंदम तो गरीबों की फसल है, किसान गरीब लोग होते हैं, उनकी फसल थी, हुकूमत ने कम कर दी, 2800 से 2200 रुपये रेट पर लिया है। लेकिन जो चीनी है वो माफिया है, वो अमीर लोग हैं, असम्बलियों में बैठे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, हुक्मरान है। अब जशवाज की शुगर मिलने आए, दूसरे लोगों की शुगर मिलने आए, तो उनको चीनी की कीमत कम नहीं करा सकी हुकूमत, वो भी तो देखे ना। बिल्कुल, आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, किसकी क्या शुगर मिली है, कौन किससे मिले, बट यहाँ पे डीसी साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके एसी साहिबान की जो जिम्मेदारी है, कमिश्नर की। हाँ बिल्कुल, आपके कमिश्नर साहब से आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया कि वो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं। ये जिन जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैठे ज़रूर एसी वाले दफ्तरों में, एसी वाली गाड़ियों में, एसी वाले मुफ्त बिजली वाले घरों में। आवाम के ऊपर भी थोड़ा सा रहम खा लें, आवाम का भी थोड़ा सा भला कर दें। कुछ आवाम का भला ये कर दें
कि जो रेट होता है ना उसी पे ही उनको चीज़ें फराहम कर दें। बस आवाम आपसे मुतालबा भी यही करती है, थोड़ा सा आवाम पे रहम खा लें। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। अगली खबर हमारे पास है जी, इलेक्ट्रिक बसों के डिपो चार्जिंग स्टेशंस के लिए अराजी की निशानदेही शुरू कर दी गई है। कैसर खोकर साहब की खबर है। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक इजलास हुआ। डिटेल बता दें जी इजलास जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में सेक्रेटरी माहौलियात, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने शिरकत की है। तमाम अजला के डीसी और डिवीजनल कमिश्नर जो थे वो वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस पर मौजूद थे और इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि जो चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रॉनिक बसों के वो हर ज़िला में कैंप किए जाएंगे। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने तमाम ज़िलों के जो डीसी हैं उनको हिदायत किया है कि वो अपने अपने ज़िलों में अराजी मुख्तस करें ताकि चार्जिंग स्टेशन जो है ना बनाए जा सके। और हर ज़िले में चार्जिंग स्टेशन बनेगा और पहले मरले में 2000 चार्जिंग स्टेशन जो है ना कैंप करने का फैसला किया गया। अजलास में इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए सुबह में बसें आ गई हैं, चार्जिंग स्टेशन अब उस पे जो है अराजी की निशानदेही। लाहौर में तो लाहौर की बात नहीं कर रहा, ये दूसरे शहरों में जो जाने हैं, दूसरे शहरों में बसें जानी है ना, 600 बसें हैं जो दूसरे शहरों में जानी है, उनके लिए चार्जिंग स्टेशन बननी है। बाकी जी बैनुल अक़वामी मेयार की जदीद सफरी सहूलियात वाली आरामदेह बसें ये हैं। आमिर भाई अग्री करते हैं? आपने अच्छा ऐड बना दिया। मैं तो इस बात पे खुश हो रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं उन्होंने दिया। मैं तो इस बात पे खुश हो रहा हूँ कि 600 बसें हैं पूरे सूबे के लिए, 2000 चार्जिंग स्टेशन है। फी बस जो है उसको तकरीबन 4 चार्जिंग स्टेशन ओवरऑल मिलेंगे। अच्छा, और 4 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं कुछ को। और यानी आपको एक एक बस के पीछे 4-4 चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। यहाँ है माल, कहाँ बनना है माल सब पता होता है इनको। मुझे बताएं, कैसे सब बता दें, इनकी खबर है। 600 बसें हैं पूरे सूबे के लिए, पूरे सूबे के लिए। हाँ जी। 2000 चार्जिंग स्टेशन क्या करने हैं इन्होंने? चीफ सेक्रेटरी साहब ने सदारत की है इजलास की। नहीं तो उन्हें बार बार चार्ज करने की जरूरत होगी, उसकी नहीं तो हर ओ भाई आप बात समझ, 600 बसें हैं, 2000 चार्जिंग स्टेशन है। फी बस कितने आएंगे चार्जिंग स्टेशन ऐसे में? चार्जिंग स्टेशन का मतलब समझिए, एक चार्जिंग स्टेशन लाहौर में है, ये हमारे दफ्तर के पास ही। वहाँ एक वक्त में आपको पता है कितनी बसें चार्ज होती हैं? कितनी होती है मुझे बता दें। 40 से 50 बसें हैं मेरा ख्याल है, अच्छा, जो मैंने गिने हैं एक टाइम पे। ये एक चार्जिंग स्टेशन है जी। फिर तो बहुत बड़ी तादाद हो गई है ये चार्जिंग स्टेशन। अब मुझे नहीं पता ये क्या ये मामला है, ये 600 बसों को कितनी जल्दी इन्होंने एक्सपेंड भी तो करना ना, कल को 600 बसें आ रही हैं तो भाई, लेकिन आप पहले 600 बसें जो है ना वो पहले मरले में आ रही है, पहले मरले में 600 बसें बाद में बसें और आनी है। आपका 600 बसें आप 600 चार्जिंग स्टेशन बना लें। पंजाब में जो है ग्रीन प्रोजेक्ट जो है ना शुरू हो रहा है। नहीं कर रहे हैं ग्रीन, लेकिन ग्रीन के अंदर भी तो सब ग्रीन ही, इसके अंदर जो येलो है उसको निकाले ना बाहर, निकालें बाहर। 600 के लिए 600 बना ले चार्जिंग स्टेशन। 2000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की क्या जरूरत है? सही बात तो ये समझ नहीं आ रही बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब डबल तादाद भी नहीं आप कर रहे। जब आप इसको 600 से 1200 में ले जाएंगे तो आप 1200 स्टेशन ले लीजिएगा। फ्यूचर प्लानिंग के लिए हो रहा है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हो रहे हैं ताकि बार बार फिर सरकार ही ना लेन फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग का रिवाज है। लेकिन आमिर भाई शायद उनका मकसद बेहतरी है। अगर कैसर खोखर साहब ये कह रहे हैं कि जी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो चलें, अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे हो रही है तो खुश आइंद होगी। हम कह देते हैं जी आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन ख़तरनाक है ये बात। सोलर फिल्ट्रेशन स्कूल्स फिल्ट्रेशन प्लांट से आवाम के लिए पानी की सहूलत। हर स्कूल की फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए 20 से 25 मिलेंगे। 500 फुट बोर किया जाएगा। स्कूलों के बाहर नलके लगेंगे। अच्छा जी, स्कूलों के बाहर नलके लगाए जाएंगे। आमिर रजा खान साहब, स्कूलों के बाहर भाई आप नलके क्यों लगा रहे हैं? मुझे पहले ये बताएं। पहली बात तो ये हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी का क्यों मसला बना रहे हैं? समझ नहीं आई है हमें क्यों बना रहे हैं? प्लान क्या इनका? इनका प्लान ये है कि स्कूलों में साफ पानी मिले और उसके लिए बोरिंग जो होगी उसका फायदा बाहर क्यों लगाए जा रहे हैं? उसका फायदा आवाम भी उठाएं। यानी एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगेगा उसकी चंद टूटियां जो है वो अंदर की तरफ होगी, चंद बाहर की तरफ होगी। अच्छा, यानी और बाहर से भी लोग इलाका होगा वहाँ के लोगों को फायदा होगा। और वो बच्चे जो हैं, बच्चों को लेने जाएंगे तो वो साथ अपना कैन भी लेते आएंगे तो पानी भर के ले जाएंगे साथ। ये इनका असल में बेसिकली इनका नुक्ता नज़र ये है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के घरों तक साफ पानी पहुँचाएँ, ये हमारे बच्चों के लिए सिक्योरिटी रिस्क ना बनाए। देखिए, जहाँ जहाँ पानी की लाइनें हैं ना, मैं वहाँ पर लड़ाइयाँ होती देखता हूँ, लोग झगड़ रहे होते हैं, अब भाई तेरा पहले तो मेरा पहले।
रखना है। ये पानी का मसला दिन ब दिन संगीन होता चला जा रहा है। ये 500 फुट बोर कराने से हल नहीं होगा, पानी के लेवल को बढ़ाने से ये पानी का मसला हल होगा और लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाकर ये मसला हल होगा। लोगों को यकीन होगा जो टैप वाटर है, ये टूटी वाला पानी है, ये मुमकिन ये नहीं साफ है। टाइम न जाया अच्छा, ये करें। मुमकिन नहीं है, मैंने तो आपको हल बताना होता है, मैंने तो ये नहीं कहना होता नहीं, ये आप मुमकिन हल भी नहीं ना इतना वो मुश्किल वाला ना बताएं। है। ये हल है, मुमकिन ही नजर ये आएगा। स्कूल के बाद टूटी लगाने वाला हल है। नहीं, हल ये तो एक छोटा सा है। आपको ये हल टूटियां भी वही थोड़ी है। देर बाद चोरी होती नजर आएंगी आपको, खान वो साहब। तो पहले ही होती है। हाँ, वो तो वही ये पहले रिवायत है ना हमारी। वो तो पहले। बट जो आप बातें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोजेक्ट है, उस पे चलिए, अल्लाह ताला- वर्किंग होगी, अल्लाह पैसे खैर लगेंगे, करे। तब जाकर आवाम पैसा तो हर चीज पे लगना है, फिर पैसा ही लगना तो है, आपने- समरात उसके नहीं मिलने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम अपने प्रोग्राम्स इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आप तक हम इंफॉर्मेशन भी पहुंचा सकें, आपकी सेहत का भी ख्याल रख सकें। आपको घर बैठे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मान ली है कि किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे सेगमेंट्स भी कुछ इसी से रिलेटेड होते हैं कि हम बस घर बैठे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। आज है जी 21 जून, वर्ल्ड योगा डे आज मनाया जा रहा है। अब कुछ लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करते, जो हम जैसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जहन पे बस ये सवार कर लिया कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। मैं अपने से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि यस, कभी हम प्लान करते हैं कि अच्छा जी मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने वॉक करनी है, बट वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से कुछ होती हैं कि आपने हमारा अपने ऑफिस आने का टाइम यही है, इधर उधर नहीं हो सकता। सो हम बाकी चीज़ों को पीछे कर देते हैं, अपनी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले रखते हैं। बट जान है तो जहान है, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है अगर आप तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कुछ लोग वर्जिश करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं। किसी की अहमियत से इनकार नहीं है, बट योगा की अहमियत क्या है? आज वर्ल्ड योगा डे पर आज के दिन का मकसद क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है? फिर आप वो लोग जो कि कहते हैं जी वर्जिश कर ली तो इनफ है, योगा की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपना वो कंफर्ट जोन देखता है, उसके मुताबिक आप करें, कुछ तो करें। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्पेसिफिकली मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ योगा उसमें मौसर है। अब वो कैसे? आजकल हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, आजकल हर दूसरा बंदा नेगेटिव थिंकिंग में है। मतलब आपको लगता है कि भाई यहाँ वहाँ सामने वाले हर कोई मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरे बारे में कुछ ना कुछ। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको रिलैक्स भी करती हैं योगा से रिलेटेड। आप पॉजिटिव मेंटेलिटी की तरफ भी जाते हैं, आप अपने आप को पुरसकून महसूस करते हैं। वो किस तरह से, वो प्रोग्राम में आपको बताएंगे और मैं भी वो इंशाल्लाह चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाऊंगी, ताकि इतने काम के बाद जब आप थक के जाते हैं रूटीन में, यकीन मानिए कि टीवी पे देखने वालों को लगता है सोफे पे बैठ के शो करना बोलना मुश्किल नहीं है। नहीं जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने सुबह इतने बजे उठना ही उठना है। आप रात को चाहे 3 बजे सो रहे हैं, क्योंकि रात को मैं 3 बजे सोई हूँ, आप जितने मर्जी बजे रात को सो रहे हैं, आपने सुबह अपने टाइम पर उठना है, आपने अपने घर से निकलना है, आपने दफ्तर तक आना है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आप खुश है नहीं है, आपको स्क्रीन पर अच्छा नजर आना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। चलिए जी, आज के दिन की तरफ आ जाते हैं जी। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं जी योगी नईम साहब, और मुकद्दस रियाज, ये योगा ट्रेनर हैं जी। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी अपने इन मेहमानों का, हमारे लिए बड़े मोहतरम होते हैं, और ये तो ऑल द वे जी फैसलाबाद से यहाँ हमारे शो के लिए आए हैं। सो थैंक यू सो मच। नईम साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। वर्ल्ड योगा डे है, योगा होता क्या है? योगा जो है वो, अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकली मूवमेंट्स करते हैं। जब आप दिमागी तौर पर एक्सरसाइज करते हैं तो आप योगा करते हैं। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, आप कोई भी काम करें, आप उसमें मेंटली कितने % आप इन्वॉल्व हैं, आप मेंटली प्रेजेंट हैं उसमें, आप जो कर रहे हैं वो दिमागी तौर पर कर रहे हैं, तो फिर आप योग कर रहे हैं। ये 24 घंटे का काम है। मैट भी 45 मिनट सिर्फ प्रैक्टिस है। आप वो प्रैक्टिस करते हैं, बाकी जो 23 घंटे हैं उनमें हाजिर रहने के लिए। योग आपको पुरसुकून इसलिए करता है कि ये इस जगह का वजन उतारता है, जो दिमाग का वजन है आपका। आपने देखा होगा कि बाय रोड सफर करने के लिए कभी भी आपका वेट नहीं किया जाता, सामान का, लगेज जो भी हो। आपको उड़ना हो तो आपका वेट किया जाता है कि आपके पास वेट कितना है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे वेट रखा हुआ है वो उड़ नहीं सकते। सही। अगर जो दुनिया में उड़ना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो इस वेट को हटाइए। बुद्धा ने कहा था कि अगर आप ऊपर नहीं जा पा रहे तो यहाँ से वजन हटा के देखें।
कामयाबी का राज ये है कि यहाँ से खाली कितने हैं आप दिमागी तौर पर रिलैक्स कितने हैं। अगर आप पुरसुकून हैं तो आप अच्छी ज़िंदगी देखिए गुजारते जी, हैं। आपके बहुत सारे मसले, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम ऐसा बनाया है कि यहाँ पर अगर आप रिलैक्स हैं, ये आपका कंफर्ट जोन है, तो आपकी ज़िंदगी का हर मामला अच्छा चलेगा। तो योगा हमें यहाँ से फोकस्ड रहना सिखाता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कामयाबी तो हमारी ज़िंदगी की यही हो जाती है कि हमारा जहन अच्छा काम करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है। मुकद्दस, वर्ल्ड योगा डे क्यों मनाया जाता है, मकसद क्या होता है इसका? बेसिकली जो सालों से एक जंग चलती आ रही है कि इंसान को मेंटली बहुत फिट होना चाहिए, तभी जाके वो फिजिकली एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। अब ये एक्टिविटीज़ तो हर रोज़ हो सकती हैं, इसके लिए एक दिन इसलिए बना दिया गया कि उस दिन स्पेशली इंसान अपने पूरे साल की उस प्रैक्टिस को याद करे कि वो फिजिकली फिट है, मेंटली वर्क कर चुका है अपने ऊपर या नहीं। तो एक दिन आपकी उस मेंटल हेल्थ के नाम होता है, जिस दिन आपने पूरे साल की कैलकुलेशन करनी है और अपने बारे में सोचना है। सही, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने बता दिया। अब वर्जिश कुछ लोग करते हैं ना, जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं, और मैंने बड़े लोगों को देखा, बड़े कमिटेड होते हैं। अगर किसी वजह से आप अपने जिम वगैरह नहीं जा सके तो उन्होंने अपना दिन नहीं मिस करना, बस घर में करते रहना है। वर्जिश और योगा डिफरेंस क्या है सर? योग में आप अगर ये डिफरेंस को मालूम करना चाहें, वर्जिश और योग में डिफरेंस, आप जब योग करते हैं तो आप साथ में हर आसन के साथ सांस शामिल करते हैं। इंसानी ज़िंदगी का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है। खुराक आपकी ज़रूरत है आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए, एनर्जी लेवल को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी का दारोमदार समझें तो वो आपकी ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन लेवल पे है। ऑक्सीजन के बगैर चंद लम्हों में तो सब है। चंद लम्हों में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है सांस पे, हम सांस नहीं लेते। आप जितने लोगों को भी देखेंगे वो सांस, छोटी सांस ले रहे हैं। और जब भी हम ले रहे हैं योग ये कहता है कि हर मूव के ऊपर आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आप पोज की तरफ जा रहे हैं और पोज से निकल रहे हैं, उसमें सांस का अमल दखल है। योग जब किया जाता है तो इस तरह डीप ब्रीदिंग की जाती है कि जिस तरह आप पोजेस के साथ सांस को मिला रहे हैं, पोजेस के साथ सांस को, आपके जिस्म की जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ अपनी ब्रीदिंग्स को शामिल कोऑर्डिनेट किया जाता है। और एक्सरसाइज के दौरान आपकी सांसें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। और योग ये कहता है कि उस इंसान का दिमाग कंट्रोल में होता है जिसकी सांसें कंट्रोल में होती हैं। आज अगर लोगों के दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो वो सांसों को कंट्रोल खो बैठे हैं। अगर आप सांसों पे कंट्रोल ले आएँ तो आप असाबी तौर पर मजबूत हो जाएंगे और आप दिमागी तौर पर फिट हो जाएंगे। दिमाग आपका तभी फिट हो सकता है अगर आप सांसों पे ग्रिप ले आएँ। और योग और एक्सरसाइज में बड़ा फ़र्क ये है कि योग आपको लम्हा मौजूद में लेके आता है, आपको जोड़ता है लम्हे के साथ, थॉटलेस पोजीशन लेके आता है। एक्सरसाइज आप कहीं पहुंच जाते हैं मेंटली, आप अपने आप से निकलना चाहते हैं कि मैंने ये टफ एक्सरसाइजेस करनी है, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे ज़्यादा फीलिंग आएगी। तो फिर म्यूज़िक लगाए जाते हैं कानों में, या ज़्यादा बीट वाले जो हैं वो सॉन्ग लगा के अपने आप को अजियत की तरफ लाया जाता है। तो योग अजियत से निकाल के आपको पुरसुकून करता है। एक्सरसाइज करने के बाद आप थक जाते हैं, योगा करने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं। योगा करने के बाद दिल चाहता है कि हम और काम करें। बट एक्सरसाइज करने के बाद ना कि अब मैं उस तरफ भी आऊंगी, आगे चल के हम उस पर बात करेंगे कि वर्जिश से लोगों को लगता है जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है कि भाई एकदम से वेट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोगों को लगता है कि बड़ा स्लो वाला प्रोसेस और हम तो हैं भाई जल्दबाज। बट मैंने तो ये सुना है योगा से आप खूबसूरत भी हो जाते हैं। इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू। जब आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं, जब आप स्किन केयर करते हैं तो आप नहीं लगता कि आपका कलर बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो रही है। तो योगा तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आप लास्टिंग यानी फॉर लास्ट आप अगर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको फेस योगा कहा जाता है, उसकी वजह से आपकी जो अननेसेसरी फैट होती है फेस पर वो पहले तो रिमूव होती है। दूसरी बात ये कि आपके फीचर्स इन्हांस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप खूबसूरत हो रहे हैं, जबकि वो अननेसेसरी फैट जो आपके फेस पर होती है वो कम हो रही होती है। और फ्रेशनेस ऐसी चीज़ है कि जब आप मेंटली फ्रेश हैं, जब आपकी वेट मेंटेन है तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा ग्रूम लगता है। एग्जैक्टली। अब उस क्वेश्चन की तरफ आना चाहूँगी, जो लोग कहते हैं जी वर्जिश से वज़न बहुत जल्दी कम होता है, योगा बड़ा स्लो वाला प्रोसेस है। इज़ इट ट्रू? देखिए बहन, कोई भी आर्ट जब तक उसकी माहिर से नहीं मिलते आपको उसकी असल जो हकीकत है वो मालूम नहीं होती। आपको बुलाने की भी यही वजह थी। ठीक है, होता ये है कि हमारे माशरे में देखें बदकिस्मती से हुआ ये कि यहाँ पर योग सिखाने वाले इंटरनेट से सीखे हुए हैं, यूट्यूब से सीखे हुए हैं।
बाकायदा किसी अदारे से ट्रेंड नहीं है। अग्री, ना कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी है योग की, ना कोई अदारा कायम किया गया योग का। हम आपकी तवसत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक किया जाए जो योग करवा रहा है वो सर्टिफाइड भी है या नहीं, वो कहाँ से सर्टिफाइड है। जैसे बाकी हेल्थ के मामला को देखा जाता है तो इस पे लाजम चेक होना चाहिए कि ये बंदा जो है ये योग जो सिखा रहा है, ये हेल्थ पे काम कर रहा है, ये इसने सर्टिफिकेशन कहाँ से ली हुई है। सही। तो फिर अगर आप एक्चुअल योगी के पास जाएंगे तो वो आपको वेट की कम करने की टेक्निक्स बताएगा, आपकी फैट लॉस करने की टेक्निक बताएगा। आज मुझे बता के जानिए। जी जी ज़रूर ज़रूर। देखिए वेट कम करना इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। अगर मैं आपको सिर्फ इस लेवल पे ले आऊँ, देखें लोग कहते हैं जी कि मीठा छोड़ दें वज़न कम करने के लिए, लेकिन योग कहता है कि नमक छोड़ दें वेट कम करने के लिए। अच्छा। अगर आपने वेट कम करना है तो नमक को छोड़ें। नमक आपकी बॉडी के अंदर पानी स्टोर करता है, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हिस्सा पानी है। मेडिकली भी इस चीज़ को समझा जा सकता है कि 70% आपकी बॉडी में पानी है। जब पानी आपकी बॉडी में स्टोर रहना शुरू हो जाता है, रुक जाता है, तो आपका वेट तो सारा पानी का है। आप नमक छोड़ते हैं तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। जब आप नमक ज्यादा लेते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, नमकीन चीजें खाते हैं, देखिए उसको भी एक लिमिट में रखना है, बैलेंस रखना है, बैलेंस डाइट। देखिए डाइट को छोड़ना नहीं होता, डाइटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि डाइट छोड़ दें। हमारे यहाँ यही असूल है। योगा करने वालों को भी क्या कोई डाइट प्लान फॉलो करना होता है? बिल्कुल जी, यौगिक प्लान है बाकायदा। 3 तरह की डाइट्स हैं, सात्विक डाइट, तमासिक डाइट, राजसिक डाइट। ये 3 हिस्सों में डिवाइड करता है योग। इन पे रोशनी भी डाल दें क्योंकि आज के एक दिन है तो कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर ना करें। सात्विक डाइट हर वो चीज जिसको कम से कम पकाया जाए, कम से कम रेसिपी उसमें डाली जाए, जो नेचुरल तरीके से खाया जा सके, सादा फूड, उसको कहते हैं सात्विक डाइट। ये सबसे बेहतरीन फूड है इंसानी सेहत के लिए। मौसमी एतबार से जो आपके करीब तरीन जो फ्रूट्स हों, सब्जियां हों, जो कम से कम पकाई जाएं, अनपका खाना, इसको सात्विक डाइट कहता है योग। और ये ज्यादा फायदेमंद है। कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट्स, जो भी। फिर आ जाता है तमासिक डाइट। योग ये कहता है कि तमासिक डाइट खाने वाले वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा। हर वो खुराक तमासिक है जिसका टेम्परेचर बार बार चेंज हो। कभी आपने उसको फ्रीज कर दिया, कभी आपने ओवन में गर्म किया, थोड़ा सा खा के फिर बाकी रख दिया, फ्रीज कर दिया, जो कि फ्रोजन फूड की शक्ल में हम ले रहे हैं। इसको योग कहता है तमासिक डाइट। अगर आप वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं, आपकी स्किन पे झुर्रियां आ रही हैं, आप बहुत जल्दी अपने आप को लथार्जिक फील करते हैं, तो आप लाजमी प्रोसेस फूड ले रहे हैं, तो तमासिक डाइट से बचें। फिर आता है राजसिक डाइट, जो ज्यादा मुरगन गजाएं हों, रंगीन गजाएं, ज्यादा रंगीन गजाएं जिनमें मसाला जात और बहुत ज्यादा रोगन इस्तेमाल किए जाएं। और आजकल हम यही डाइट इस्तेमाल करते हैं। जी, मुरगन गजाएं। राजसिक डाइट ये बीमार करने वाली डाइट है। अगर आप बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आप राजसिक डाइट ले रहे हैं, तो सात्विक डाइट की तरफ आए। सात्विक डाइट आप हफ्ते में कम से कम जो है वो 2-3 दिन अपनी सात्विक डाइट रखें, बाकी आप जो है वो राजसिक डाइट भी लेना ज़रूरी है। इंसान के जो मुंह में दांत हैं ये बताते हैं कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। हर जानदार जो है उसके मुंह के दांत बताते हैं कि इसकी डाइट का प्लान क्या लन रखा हुआ है। जिनके मुंह में नोकीले दांत होते हैं वो गोश्तखोर होते हैं, जिनके मुंह में सीधे दांत होते हैं वो सब्जीखोर होते हैं, जिनके मुंह में दाढ़ें होती हैं वो दालखोर होते हैं। तो अल्लाह ने तीनों दांत आपको दिए हैं। इंसान को नोकीले दांत भी हैं, सीधे भी हैं, दाढ़े भी हैं। अब इनकी मिकदार देखनी होगी। 4 दांत आपके नोकीले हैं, 8 दांत सीधे हैं, बाकी दाढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि दालों का इस्तेमाल ज्यादा, गोश्त का सब्जियों का इस्तेमाल उससे कम, और गोश्त का इस्तेमाल उससे भी कम। ठीक है। गोश्तखोर, ये आजकल जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, इसकी वजह क्या है? गोश्तखोरी। गोश्तखोर जानवर के करीब आप बैठ नहीं सकते। यही हाल इंसान का हो चुका है। हर इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन बैठा है। ये गोश्तखोरी का नतीजा है। तो 4 दांत अल्लाह ने गोश्तखोरी के लिए दिए हैं। इसका मतलब है कि महीने में कोई 8-10 दफा या 15 दफा आप गोश्त खा लिया करें, बाकी दालों और सब्जियों की तरफ भी आए। यानी ये आपका डाइट प्लान होना चाहिए। सो अब हमने आपको बताना है कि वो रूटीन में योगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ कंडीशन के लिए भी, आपके वेट मेंटेन करने के लिए, एंड यस जो आजकल सबका मसला है खूबसूरत दिखने के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अगर आप भी मेरी तरह योगा सीखना चाहते हैं तो अब अपनी सीट से उठ जाएं और थोड़ी सी आप भी हमारे साथ वो चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं भी आज सीखूंगी, फॉलो करूंगी और फिर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाऊंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, हमारे मेहमान तो इस वक्त अपनी पोजीशन में है, मुझे भी पोजीशन की तरफ जाना है। नहीं जी, हम
जूता उतार देते हैं, पहले हील्स उतारी हैं फिर चप्पल उतार दी। अच्छा जी, जो सबसे बड़ा इशू है ना, डिप्रेशन कम करना है, रिलैक्स रहना है, हर किसी का इशू है, बच्चों का, बड़ों का। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिलैक्स होंगे तो बाकी सब चीज़ें करेंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जी चाइल्ड पोज। देखें, हर इंसान परेशान रिएक्शन की वजह से है। आप रिएक्शन ख़त्म कर दें, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी इंसान दुनिया में परेशान है तो रिएक्शन की वजह से। अच्छा, वो एक पोज मतलब है, रिएक्शन ये किसी ने कुछ कहा, मुझे गुस्सा आया, वो रिएक्शन Instant reaction। हाँ, reaction उसकी वजह से आप परेशान अब देखिए एक पोज योग ने लिया। जब इंसान दुनिया में आने से पहले जिस पोजीशन में था उसको चाइल्ड पोज कहते हैं। उस पोजीशन में बच्चा सुनता तो सब है लेकिन रिएक्शन नहीं करता। योग ये कहता है कि अगर आप डेली उस पोज को अपनाते हैं तो आपके अंदर से रिएक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है। आप रिएक्शन खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप इस तरह बैठेंगे जिस तरह नमाज में बैठते हैं, और थोड़े घुटने खोल लें। थोड़े घुटने खोल के अपने हाथों को अगर आगे ले जाएं तो ये भी ठीक है, हाथों को पीछे ले जाए वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि अपनी कमर को सीधा रखें और स्ट्रेच करते हुए इस पोजीशन में आए। अगर आप बहुत टायर्ड हैं, बहुत स्ट्रेस्ड में हैं, तो आप ये पोज कर सकते हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स भी महसूस करेंगे। और कितनी देर के लिए आपको इधर जो है वो स्टॉप रखना अपने आप? 30 सेकंड, 1 मिनट आप रुकें, लंबी गहरी सांसें लें, ठीक है। अपने साथ आएं, अपने साथ जुड़ें, जो बिछड़े हुए थे अपने आप से, हाँ। बच्चा बन जाएं। बिल्कुल बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आप। इससे ये होता है कि आपके जो ब्लड का फ्लो है वो आपकी फेस की तरफ आता है। आपकी जो मूवमेंट है वो एक बहुत काम मूवमेंट, स्लोपी मूवमेंट बन जाती है, और आपके जो इमोशंस है वो नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं सही। इस मूवमेंट से, इस पोज से। और इसको आपने कितनी दफा रिपीट करना है? 3 टाइम्स भी कर सकते हैं और 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। stay कितनी विद देर के लिए दैट करना है? पोज आप इसको 30 सेकंड्स के लिए पोज कर सकते हैं, विद 45 सेकंड्स भी कर हम लोग सकते हैं। ये अगर कर लें, लेट्स सपोज इधर उधर की बातें जहन में चल रही हैं, फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। इधर उधर की बातें अगर चल रही हैं तो Focused कैसे होना है? उसका भी हाल है। उसके लिए जो है वो आप अगर चेयर पे बैठे हुए हैं तो टेक छोड़ दें। ठीक है, जब इंसान सहारों पे जाता है तो इंसान थॉटलेस नहीं हो सकता। ठीक है। थॉट्स बहुत गहरी होती हैं जब आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं फिजिकली। तो फिजिकली कॉन्शियस होने के लिए आपको 1 लेग पोज करना है। अगर आप खड़े हैं तो आप 1 लेग पोज पे आ जाएं, आप हाजिर हो जाएंगे। अगर आपसे ये पाँव ऊपर नहीं रखा जाता तो आप वो ये होता है ना यहाँ कि देखिए, अगर आपने ऐसे किया तो आपकी अटेंशन सारी अपने ऊपर है। मेरे लिए Balance के फील हो ऊपर। रहा है ना। ठीक। हाँ, आपके एक पाँव के ऊपर balance ये आएगा बैलेंस आपका। इसलिए नहीं होता। योगा ये कहता है कि जिस दिमाग में सोचें होंगी वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा, ये टेस्ट भी है कि आपके दिमाग में सोचें चल रही हैं। बट मेरा भी थोड़ा ट्राउजर भी इस तरह का ना जी तो जी, नहीं आप हुआ। पाँव ऐसे ना रखें, आप सामने ले आएं, यहाँ रोक लें, यूं घुटने को पकड़ें अपोजिट हैंड से। जोर से पकड़ना। जी जी, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे हाथ को पीछे लेके जाने की कोशिश करें, पीछे देखने की कोशिश करेंगे हाथ की तरफ। देखिए कितना अच्छा कर रहा है, बट मेरा बैलेंस नहीं बन रहा। अच्छा, मैं अगेन और फिर आहिस्ता से वापस आइए, हाथ- तेजी से नहीं। दूसरे पाँव को आप लेके जाएंगे, घुटने को पकड़िए और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा से कोशिश कर लेती हूँ। नहीं, मेरे से उस तरह से बैलेंस नहीं हो पा रहा। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप सोच रही हैं बहुत ज्यादा। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। हाँ, वही ना कि आप बैलेंस नहीं ना मेंटेन हो पा रहा। ये प्रैक्टिस करनी है ना, ये आपको थॉटलेस करने की प्रैक्टिस है। सही। आपने कोई भी अगर ऐसी- गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उसके लिए क्या करना है? देखिए, गुस्सा बहुत जो आता है ना, उसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा। गुस्से का ताल्लुक है आपके सेंसरी नर्व्स एक्टिव होते हैं। दिमाग के 2 तरह के नर्व्स निकल रही हैं, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। आप जब सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, रिकॉल करते हैं, तो गुस्सा आता है। ठीक है, सेंसरी नर्व्स पे आपका प्रेशर होता है, आपके सेंसरी नर्व्स एक्टिव होते हैं, मोटर नर्व्स आपके डेड हो जाते हैं। उसका हल ये है कि आपने फ़ौरन मोटर नर्व्स को चलाना है। ठीक है। आप अगर बैठे हैं तो आप वॉक करना शुरू कर दें। आप अगर खड़े हैं फिर भी आप अपने हाथों को बैठ हिलाना से। शुरू कर दें, तेजी से हिलाना शुरू कर दें। मतलब आपने एक्टिविटी करनी है, आपने मोटर नर्व्स को चलाना है। दिमाग ऑर्डर अब देने मुझे की बहुत पोजीशन गुस्सा आ में, रहा तो मैं ऑर्डर देने की पोजीशन में आए। दिमाग जो है ऑर्डर लेने की पोजीशन में है, सेंस कर रहा है तो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपने उस गुस्से से निकलना है तो आप मोटर नर्व्स को चलाना शुरू कर दें, आप एक्टिविटी करना शुरू कर दें, फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दें। दिमाग ऑर्डर देने की पोजीशन में चला जाए, डाइवर्ट करें। ठीक है, डीप गुस्सा ब्रीथिंग करा दें। अब हम जरा नीचे बैठ जाते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। जी, So, आपको मैं एक ऐसी टेक्निक सिखाता हूं जिससे
आपकी स्किन बच्चों जैसी हो जाए। वाह, जबरदस्त। उसका नाम ही काकी मुद्रा है। कश्मीरी ज़बान में काकी बच्ची को कहते हैं, छोटी बच्ची को काकी कहते हैं। योगा के मुताबिक अगर काकी मुद्रा रोज़ किया जाए तो इससे आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स नहीं आते, आपके फेस का, आपका जो है वो चेहरा बिल्कुल आप फ्रेश रहता है। जबरदस्त। तो ये 4 उंगलियां साथ मिलाएं, अंगूठों के साथ अपने नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, मुंह से सांस लेके आप अपनी चिन को यहाँ टच करेंगे जहाँ सीने की हड्डी है, और मुंह को फुला लेंगे सांस अंदर रोक के। एक दफा आप करेंगे जी, तो मैं आपको आप कॉपी देखें। करूंगी। होल्ड करेंगे, अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे एज मच एज वी कैन। फिर नाक से निकाल देंगे। अच्छा, अगर किसी का बीपी शूट करता है तो वो ये नहीं करेगा, वो ऐसे सांस लेगा, वो सांस लेता रहेगा, इसको फुला के रखेगा थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ देगा। वो सांस को रोकेगा नहीं। अगर तो बीपी का प्रॉब्लम नहीं है फिर सांस को रोकना है। इसी तरह कीजिएगा। अब ये सांस की आवाज जैसे आपकी आ रही है, मेरी क्यों नहीं आ रही? आप तो बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं। आपके अंदर सांस की कैपेसिटी नहीं है, सांस की स्पेस नहीं है। अच्छा, और ये भी प्रैक्टिस से होती ये है? प्रैक्टिस से होती है। आप देखिए, मैं बताता हूँ, हर इंसान जो है वो सांस ना लेने की वजह क्या है? कार्बन नहीं निकालता, कार्बन से भरा हुआ है। किसी भी बर्तन में कुछ तभी डाला जाता है जब उसको खाली किया जाए। जिसको देखें वो डीप ब्रीदिंग की बात करता है, सांस लें। कहाँ से लें, कहाँ पे लें? जब तक आप कार्बन को नहीं निकालेंगे, योग ये कहता है कि पहले सांस को निकालें, बता दें कैसे निकालना। फिर रुक जाएं, रुक जाएं। अब सांस को रोके रखें, सांस निकाल के, जब तक रोक सकते हैं रोकें। अगली सांस खुद लंबी आएगी, लेनी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही है। तो योग इस पे बेस करता है कि सांस को निकालना है, सांस को निकालना है, गंदगी को निकालना है। आपको सांस लेनी नहीं पड़ेगी, सांस खुद आएगी। तो अगर सांस निकालना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो काकी मुद्रा मैंने सिखाया है, ये डेली आप 10 टाइम कर लें तो इससे आपकी स्किन बड़ी फ्रेश रहेगी, स्किन सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक जिनकी हार्ड स्किन हो चुकी है। वजन बहुत कैसे कम करना है योगा से? वजन कम करने का एक मुद्रा भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिंग फिंगर को फोल्ड करके पकड़ लें, रिंग फिंगर, उतार दीजिए अपनी। रिंग फिंगर पहले जॉइंट के ऊपर, नाखून के करीब जो जॉइंट है, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। ये आपके अंदर हीट बढ़ाता है, सूर्य मुद्रा। इसको बस इस जी, तरह से जोर से प्रेस करना है? नहीं, हल्का सा, जोर नहीं लगाना, बस फोल्ड करना है, उंगली को फोल्ड कर लें और ऐसे पकड़े रखें। कम से कम जो है वो 15 मिनट और मैक्सिमम जो 1 घंटा दिन में आप बनाएं इसको। इससे वजन कम होना शुरू हो जाता है। और अगर किसी का देखें वेट बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हैं। अगर किसी का हार्मोन्स की वजह से वेट बढ़ा हुआ है, हार्मोन बैलेंस नहीं है, उसके लिए अलग से मुद्रा है। किसी का थायराइड की वजह से है, उसका अलग मुद्रा है। किसी का जो है वो गैसेस की वजह से वेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये टाइप्स हैं। गैसेस की वजह से अगर वेट बढ़ा हुआ है तो आपको वायु मुद्रा करना है, पहली उंगली को पकड़ना है। फिर ये काम नहीं करेगा, फिर ये काम थायराइड की करेगा। वजह से अगर थायराइड की वजह से तो फिर आपने शंख मुद्रा बनाना है। लेफ्ट अंगूठे को यहाँ पे रखिए और ऐसे मुट्ठी को बंद कर लीजिए और यूं घुमा के राइट थंब के साथ अपने लेफ्ट 2 फिंगर्स टच कर लें। ये आपका थायराइड ग्लैंड्स की वजह से। और जिनके चेहरे पे गैर जरूरी बाल निकल आते हैं, ये उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। जबरदस्त। अगर खवातीन के बाल निकल रहे हैं चेहरे पे तो इसको बनाएं 15 मिनट डेली। अच्छा, ये आवाज़ को सुरीला भी करता है, गुलूकार भी इसको करते हैं। इसको शंख मुद्रा इसीलिए कहा जाता है, वो शंख बजाते हैं ना, उसी की शक्ल बन जाती है। बिल्कुल। तो ये आवाज़ को सुरीला करता है। ठीक। और अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से आपका जो है वेट, उसके लिए फिर आपको क्रॉस करना होगा उंगलियों को। रिंग फिंगर क्रॉस करें, छोटी उंगली जोड़ें, इसको छोटी उंगली जोड़ें, फिर बड़ी उंगली क्रॉस करें और इसके साथ शहादत की उंगली जोड़ें, इसके साथ। ये सुरभि मुद्रा है, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा इससे। अच्छा, आप एक चीज़ में नोटिस कर सकती हैं कि योगा इतनी इजी प्रैक्टिसेस हैं कि आप इसको यहाँ पर बैठ के भी कर सकती हैं, बिल्कुल, जब आपने चाहे ठीक कहा। वहाँ पे कर सकती हैं। लोग ड्राइविंग करते हुए भी कुछ ऐसे पोस्टर कर सकते हैं कि अपने आप को कॉप करने के लिए, अपने आप को ये ना समझे कि हमें सेलेक्टिवली टाइम निकालना है इसके लिए। आप कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रैक्टिसेस इसकी वैसे बैठ के भी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क प्लेस में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स ये में भी। कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए कि आपको ये बहाना चाहिए कि टाइम निकालना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं ना, समटाइम मुझे फील होता है बैठने से यहाँ पेन हो रही है, स्टिफनेस सी हो रही है, बैक में पेन हो रही है, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक बहुत अच्छा पोज है, उसको कैट एंड कॉ पोज कहते हैं। उसके लिए आप बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी असल पोजीशन तो यही है कि आप इस पोजीशन में आएँ और
कमर को नीचे दबाएं, ऊपर देखें, और फिर नीचे देखते हुए कमर को ऊपर उठाएं। आपने देखा होगा बिल्ली अक्सर ऐसे करती है। सांस निकालते हुए नीचे देखें, कमर ऊपर उठाएं, सांस अंदर लेते हुए कमर को नीचे दबाएं, ऊपर देखें। योगा के मुताबिक जितनी कमर आपकी फ्लेक्सिबल होगी उतने आप जवान हैं, जितनी कमर आपकी स्टिफ हो गई आप उतने बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, अब यही चीज़ हम चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप फर्ज करें आप चेयर पे बैठे हैं तो ऐसे अपने घुटनों को पकड़ लें। हाँ, ये आसान है, आप अपने दफ्तर में भी कभी बैठ के कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं जी, ले जी, आप ऐसे आ जाए। और अगर सुस्ती हो रही है आपको, बैक सीधी रखनी जी है। जी, ऐसे कमर को स्ट्रेच करना है, ऊपर देखना है, और फिर आपने जब नीचे आना है तो पेट को स्क्वीज करते हुए अपनी लोअर बैक को पीछे की तरफ बेंड करना है, गोल करना है जी। 2-4 दफ़ा करने से ही आप रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल थकावट आपकी दूर हो जाएगी। सिर्फ 2-4 दफ़ा ये चेयर पर बैठे बैठे अपनी कमर को मूव कर लें। जब नीचे आए तो पेट को स्क्वीज करते हुए लोअर बैक को बैक पीछे लेके जाएं, उसको यानी जितना आप बाहर निकाल सकते गोल हैं, जितना करें, आप जी, जी। राउंड कर जी, सकते जी, हैं अपनी जी, जी। बैक को, उतना अच्छा होगा आपके जी, जी। लिए। और और जब जब आप ऊपर- ऊपर आएंगे तो आपने अपनी कमर को फुल स्ट्रेच करना है, बैक मूव करना है। सर नीचे कर लेना आपने जी प्रॉब्लम। जी जी, और ऊपर देखेंगे तो आपने बिल्कुल ऊपर देख के फुल बैक को Exactly. स्ट्रेच करना है। गुड। सुस्ती और काहली से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें क्रॉस में। वो तो हम सभी हैं जी। इसको कितनी दफा फिर रखें? दूसरे हाथ को ऊपर ले आइए। ठीक है। एक्टिव हो जाएंगे आप। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अगर आपको नींद आ रही है, आपको ऑफिस में काम करना है लेकिन आपको नींद आ रही है, सुबह उठने को दिल नहीं चाह रहा, आप लेटे हुए भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए भी कर सकते हैं। आपने अपने सिस्टम को क्रॉस कर देना है। ये जो पीछे आपके शोल्डर ब्लेड हैं, अपने हाथों को क्रॉस में टच करना। जिस तरह 2 तारों को बैटरी के ऐसे किया जाए तो उसमें से आपको एक करंट सा निकलता है, तो ये भी आपके करंट को बढ़ाने का तरीका है। योगा के मुताबिक राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, 2 तारे हैं, तो आपने क्रॉस कर लेना है। अच्छा, अगर आप सुबह उठें, आपका उठने को दिल नहीं चाह रहा, नींद आ रही है, तो आप लेटे हुए ऐसे इस पोजीशन में लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, ऐसे लेट जाएं, तो आप 5 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। आपका उठने को दिल चाहेगा। आप नोटिस करिए हर एक पोस्चर में आपकी कमर स्ट्रेट है। हाँ। चाहे आप लेट रहे हैं फिर भी आपकी कमर को हमेशा स्ट्रेट किया जा रहा है। आप ऑफिस वाला भी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी आपकी कमर स्ट्रेट है। कमर स्ट्रेट इसका बेसिक पोस्चर में आता है कि आप योगा में अपनी कमर को हमेशा स्ट्रेट रखें। सही। चलें जी, थैंक यू सो मच। Welcome. और हमने मैक्सिमम ये कोशिश की है कि हम अपने नाजरीन तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा सके। योगा के फ़ायदे बहुत आसान चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे से तो नहीं हो रही थी, बट जब आप इसको रूटीन बना लेते हैं तो फिर आप अपनी वो रूटीन के अकॉर्डिंग आपके लिए चीज़ें आसान भी होती जाती हैं। थैंक यू सो मच। आप Welcome, लोग के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हम। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आपको ना बॉडी में थोड़ी सी वो जो स्टिफनेस थी, रिलैक्स फील होना शुरू हो जाता है अगर आप कुछ भी थोड़ा सा कर ले। अच्छा जी, प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो हम आगे बढ़ाएंगे। हमने सेगमेंट्स की तरफ आना है जी। जिनकी बर्थडे है जी, हम उनको विश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज सैयदा हानिया बतूल की सालगिरह है, मोहम्मद साद वक्कास की, मोहम्मद शहबाज खान की, और इसके बाद मोहम्मद जुनेद फैसल की सालगिरह है। आप सब लोगों को मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ब्रेक के बाद आएंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सोशल मीडिया का ये दौर है और सोशल मीडिया पर कभी कभी आपने ऐसी चीज़ें देखी कि आपने अचानक से कुछ कह दिया और पता नहीं वो कैसे क्लिक कर दिया लोगों को, और आप रातों ही रात एक जो है ना वो बन जाते हैं सोशल मीडिया पर स्टार। सो अक्सर हम देखते हैं चीज़ें प्लान होती हैं, आप पहले से अपना कंटेंट तैयार करते हैं और फिर आते हैं जी अपने मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने कि आपने सोशल मीडिया पे ये करना है। कुछ चीज़ें ऐसी अचानक होती हैं, कुछ चीज़ें आपके दिल की असल बात होती है जो ज़बान पे आ जाती हैं और फिर वो लोगों को भी पसंद आ जाती हैं। उसमें फिर शायद आपका अंदाज भी हो सकता है, शायद दिल की सच्ची बात भी हो सकती है, बट कुछ चीज़ें सख्त होती हैं जो शायद सुनने वाले को नागवार गुजरे। तो ऐसा ही हुआ जी ज़ैनब के साथ, जिन्होंने कहा कि आई हेट माई फुप्पो के बेटे, और ये जुमला ऐसे वायरल हुआ कि अब वो हेट असल था नकल था, अगर असल था तो फिर तो फैमिली की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया होगा। तो ये हम ज़ैनब से जानेंगे, एंटरप्रेन्योर है ज़ैनब यूसुफ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आना यूसुफ, आपका भी नाम है, एंड नाइस टू सी यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो ये पुप्पो के बेटों से क्यों आप हेट करती हैं, वजह? ये काफ़ी ज़्यादा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका मकसद सिर्फ ये था बिकॉज मैंने उनकी कोई पिक्चर्स या कुछ भी अभी तक नहीं दिया है सोशल मीडिया पे। हाँ। तो ये एक ख्याली से पुप्पो के बेटे हैं कि उन्होंने ये किया, हमारे साथ वो किया, बट रीज़न वॉज दैट कि पुलिस अपना रोल निभाए। जिन जिन के साथ बुरा हुआ है या कुछ हुआ है, जैसे हमारी स्टोरी थी जो कि सोशल मीडिया पे अभी बड़ी वायरल है एंड गर्दिश कर रही है, तो आई थिंक ये पंजाब में, या दिस इज रियल स्टोरी, एंड पंजाब में ऐसे हजारों घर होंगे जहां ये तनाज़ात होते हैं, और अगर हम कोई रिएक्शन करते तो हो सकता था कि बात बहुत आगे बढ़ जाती, बट हमने इसको कानूनी तरीके से लेके चला है। अल्लाह ने हमारा साथ दिया है, हम सुरखरू हुए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो केस अभी चल रहा है। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि पुलिस अपना रोल निभाए, जहां पर पुलिस की गलती है वो इसको करेक्ट किया जाए ताकि वो मजीद हमारे साथ कुछ बुरा ना कर सके। बाकी उनका नाम और उनकी फोटो अभी तक मेंशन नहीं। बेटों का कोई रिएक्शन सामने आया? रिएक्शन इसलिए सामने नहीं आ सकता था बिकॉज इट्स बीन 2 और 3 years के हमारा उनसे मुकम्मल कट ऑफ हो चुका है और पूरे खानदान से, तो इसलिए हमने ब्लॉक किया हुआ है और उन्होंने भी हमें ब्लॉक किया है। एक छोटा सा रिएक्शन आया था तो उसको हमने बोदर नहीं किया। नहीं तो घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई तुमने तो मीडिया पे बैठ के ये बात बोल दी, ये तो फैमिली का इशू था? यस, मेरी फैमिली ने मुझे कहा था, बट मैंने कहा कि मैंने तो जनरली बोला था इसको। लेकिन फिर जब मैं दूसरे पॉडकास्ट पे गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताओ इसके रीजन क्या है, तो फिर मैंने हल्का सा इसको हाईलाइट किया और वो बात फिर आगे बढ़ती गई। एंड वाई खाला के बेटे वो क्यों बीच में आ गए? ये सब लोग इसलिए बीच में आए, इवन 2 खाला और उनके बेटे, ये सब लोग बिकॉज ये खामोश रहे जो भी हमारे साथ हुआ उस पर। सही, सब देख रहे थे। सही। सो फिर क्या रिश्तों से तंग है? आई थिंक रिश्ते ही वो दुनिया में वाहिद चीज है जो आगे बढ़ने नहीं देते आपको। लेकिन रिश्ते बहुत खूबसूरत चीज भी होती है। रिश्तों के बगैर जिंदगी बहुत फीकी और अधूरी सी लगती है, बट स्टिल ये है कि जब कोई आपके साथ इतना बुरा करता है और वो लिहाज नहीं करता रिश्ते का, तो फिर हम कैसे कर सकते? तो फिर आप दोबारा कह सकती हैं ये कि आई हेट माई फुप्पो के बेटे? हाँ, अगर आप वैसा ही कोई सवाल पूछते हैं तो। अच्छा, तो मैं वो आपका, क्योंकि जुमला लोगों को बहुत पसंद आया, मैं आपका अंदाज सामने बैठ के देखना चाह रही हूँ। मोबाइल पे तो मैंने देख लिया ना, तो जरा किस तरह कहा था आपने जो लोगों को पसंद इतना आ गया? अल्लाह, आई हेट माई पुप्पो के बेटे, आई हेट माई खाला के बेटे। दिस इज बेसिकली माई स्टाइल कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ। और अक्सर मैं कहीं भी जाती थी ना तो लोग कहते थे कि ओ माय गॉड, आप तो गाली भी देती हैं ना, तो हमारा सुनने का दिल कर रहा है। और अक्सर ही मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि मैं आपको अब बुरा कहूंगा, आप मुझे गाली दो, तो आपकी तो गाली भी लोग सुनना पसंद करते होंगे। एंड दिस इज हाउ आपका अपना ऐसा ही स्टाइल है, मतलब हमेशा से? मेरा ऐसा ही है, पता नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए बना लेते हैं ना, कुछ लोग यस बना लेते हैं, बट वो आप रिटेन नहीं कर सकते हो। लेकिन पता नहीं मेरा ऐसा ही है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी ना, तो इसलिए वो लाडलापन आ गया। सो और जिंदगी में कौन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? जिंदगी में मेरे पास टाइम ही नहीं है कि ये देखा जाए या किसी को डिस्कस किया जाए कि कौन अच्छा है कौन नहीं। आई एम रियली वेरी बिजी इन माई लाइफ। किसके बहुत ज्यादा क्लोज हैं और कौन, ये तो अब बता दिया ना, अब लव किससे सबसे ज्यादा करती हैं? अब हमारे प्लेटफॉर्म से जरा उसका नाम भी ले लें।
आई लव माई मदर। चले जी, सबसे ज्यादा लाइक मैं 1-2 दिन ये अभी मैंने सुना ना कि आयशा जो हमारी एक्ट्रेस थी उनकी डेथ हो गई, तो आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड आई वॉज वीपिंग बिकॉज माँ बाप वो होते हैं जो बच्चों के लिए इतना करते हैं पूरी जिंदगी, और शायद बच्चे कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। उनका बेटा यूएसए या पता नहीं बाहर के मुल्क बैठा था एंड अभी वो आएगा, फिर लाइक 5 डेज हो गए, किसी ने पूछा नहीं। तो मेरा यही मैसेज है कि आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने पता नहीं आपको कैसे पाला है और क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप लोग प्लीज अपने पेरेंट्स से दूर मत हुआ करें, और इतना दूर मत हूँ कि आपको 5-5 दिन खबर ही ना रहे कि आपके पेरेंट्स के साथ क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। एंड सी हाउ आवर ऑडियंसेस कि फिजाली रो रही हैं ऑन कैमरा। उन्होंने एक रिकॉर्ड किया अपना सेगमेंट कि इस तरह उनके साथ हुआ है, और लोग इतने इररेलेवेंट नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। समवन इज सेइंग कि आपका सामने वाले दांत तो मैंने आज देखे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, आपने अपने होंठों को क्या किया है। हमारे लोग इतने, मैं कहती हूँ दे आर, आपको भी सामना रहता है इस तरह के कमेंट्स का? ट्रोलिंग का बहुत सामना रहता है, हर बंदे को रहता है। मुझे लगता है हम हर किसी की गुड बुक्स में नहीं आ सकते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि चीदू मीदू अपने गांव की एक गली में बैठ के, जहां उसे मुकम्मल रोटी भी नहीं मिल रही है और वो अपनी जिंदगी से तंग है, और वो मेरे बारे में क्या कह रहा है। सो आई डोंट केयर। पहले मुझे होता था कि यार ये कैसे कह दिया इसने, इसके जज्बात नहीं है, इसने कैसे बोल दिया ये, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि एक बंदा जो अपनी जिंदगी से तंग है ना, वो किसी के लिए कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता। तो फैमिली का कभी रिएक्शन नहीं आया कि भाई ये क्या सोशल मीडिया पे लोग कह रही हैं तुम्हारे बारे में, तुम ये क्या कर रही हो? कभी घर वालों का ये रिएक्शन नहीं आया? ऐसा होता है लाइक मेरे भाई, अक्सर मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ रही होगी कि बेटा ये नहीं कहना था, ऐसा नहीं कहते हैं, बट स्टिल वो मेरी गलतियों को इग्नोर भी करते हैं कि तुम अभी छोटी हो, इट्स फाइन। बट मतलब मेरे घर वालों ने हमें इतनी स्पेस दी और इतनी इंडिपेंडेंस दी कि हम ये डिसाइड कर सकें व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। सो टिकटॉक भी बनाती हैं आप? टिकटॉक मेरे भाई ने अंदर से बंद करवा दी थी मेरी टिकटॉक, लेकिन जब ये मुझे पुश मिला तो फिर मैंने दोबारा से छोटी छोटी रीजन क्या थी उसकी, बंद क्यों करवाई थी? बंद इसलिए करवाई थी क्योंकि काफी ज्यादा स्कैम्स आ रहे थे टिकटॉकर्स के, और टिकटॉकर तो पाकिस्तान में एक गाली बन चुका है। इवन दो अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं, और इवन टिकटॉक पे बहुत ज्यादा प्राइवेसी भी है कि इवन कोई वेप की वीडियो है या कोई स्मोक एंड दिस एंड दैट, तो वो एक पॉलिसी है उनकी कि वो वीडियो आप पोस्ट नहीं कर सकते हो। टिकटॉक इज वेरी सेफ, लेकिन वो चीज होती है ना कि एक बैड फैक्टर आ जाता है किसी चीज आपका कंटेंट कैसे होता है, किससे रिलेटेड होता है? मेरा कंटेंट मोस्टली मोटिवेशनल वीडियोस हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल, जब मैंने स्टार्ट भी लिया था, और आज भी उस पे हैं, रिलेशनशिप्स पे भी हैं। लाइक किसी को यकीन नहीं होता कि मैं इतनी छोटी सी हूं। अच्छा, लड़कियों के साथ बोल रही हूं, पता क्या होता है, माशाल्लाह आप क्यूट भी बहुत हैं। सो लोगों को तो आपके बोलने का अंदाज और पुप्पो के बेटों से हेट करने का अंदाज जो है ना, वो बहुत पसंद आ गया। तो बहुत सारे लोगों को आप भी पसंद आ गई होंगी, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ, लाइक मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, कोई आंटी होती हैं और कहती हैं हमारे बेटा यूके में है, यूएसए में है, तो आप अवेलेबल हैं क्या, आप सिंगल हैं क्या, आप हमें रिप्लाई देंगी? अच्छा, तो और इतने मैसेजेस होते हैं ना, लाइक मुझे पता ही नहीं होता, एंड आई जस्ट इग्नोर ऑब्वियसली कि मैं तो सबको अपने माइंड में, तो हर लड़की ऑब्वियसली मैं भी आइडियलाइज करती है। हाँ, तो कैसा आपने आइडियलाइज किया अपने लिए लड़का? आई गेस जो भी हर लड़की आइडियलाइज करती है ना, वो शायद उसे मिल तो जाता है फॉर द टाइम बिंग, उसे लग रहा होता है कि यही मेरा आइडियल है, लेकिन लेटर ऑन पता चलता है मोस्टली जो बॉयज हैं और मेन है ना, उन्होंने औरतों को डिसअपॉइंट भी किया है बहुत ज्यादा। आपने भी देखा होगा, मेरी इतनी सारी दोस्तें हैं जो गीत गाती थी, गुण गाती थी कि हमारे बंदे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ही इज द स्पेशल वन, और यही है सिर्फ दुनिया में, लेकिन उन्होंने उनको ऐसा डिसअपॉइंट किया एक लेवल पे कि अब मुझे लगता है, एंड आई एम अफ्रेड कि शायद हम किसी की तारीफ भी नहीं कर सकते कि ये परफेक्ट फिगर है हमारे लिए। बट आप ये सोच तो सकते ना कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? अब बस लॉयल होना चाहिए, बाकी अगर कोई अप्स एंड डाउन है फाइनेंशियली या कुछ, दैट वी विल सी टुगेदर। तो क्या अमीर लड़का नहीं चाहिए? अमीर लड़का उस तरह से नहीं चाहिए कि जिसके पास अब्बा का पैसा हो, लेकिन ऐसा चाहिए जो सेल्फ मेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बता दें, सो कभी लोगों ने अप्रोच किया डायरेक्ट, किसी लड़के ने कहा कि भैया आप मुझे अच्छी लगती हैं? बहुत से लोग कहते हैं, बट पीपल प्लान क्या, पसंद की शादी करनी है?
पसंद की ही करनी है। अगर जलील होना है तो पसंद की करूंगी। नहीं जी, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आपके लिए बहुत सारा आने वाली जिंदगी में खुशियां हों, Thank you so इसी much. तरह से मुस्कुराती रहें, हंसती रहें। देखने वालों को क्या मैसेज देंगी? देखने वालों को बहुत से मैसेजेस हैं कि कोई भी इंसान है ना, उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, वो बहुत मुश्किल से हो सकता है ऊपर आया, और लोग कहते हैं एक जुमले से वायरल हो गई, लेकिन क्या पता पीछे क्या स्ट्रगल हो, बंदे की एजुकेशन कितनी हो, आई एम डूइंग माई MPhil, और आपने अपनी लैंग्वेज पे कितना वर्क किया हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर कोई भी बंदा किसी लेवल पे है तो उसको ये नहीं हम कह सकते कि ये तो इसकी लक चली या कुछ हुआ। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, और हेट ना फैलाएं, खुदा का वास्ता है हेट ना फैलाएं। बिल्कुल, मोहब्बतें बांटें, अच्छे रहें, लोगों के साथ प्यार बांटें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो इन्होंने कहा था पप्पो के बेटों से हेट है, उसकी वजह भी उन्होंने बता दी, यानी किसी वजह से उन्होंने ये कहा था। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुस्कुराती रहें आप। थैंक यू जी। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।